नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सुपर कोचिंग यूपीएससी बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर प्रीलिम्स 2024। क्या कवरेज होगा? कवरेज होगा कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी का। हम इस लेक्चर के थ्रू कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी को कवर करेंगे, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट लगभग रिवाइज हो जाएंगे और आप 2024 प्रीलिम्स के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर डेफिनेटली एस कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस सीरीज के अंदर आपको क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, रिवर सिस्टम, ये सब वीडियोस भी कंप्लीट सीरीज के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। वन वीडियो विल कंप्लीट योर वन पोर्शन। यू विल इजीली बी एबल टू कवर दैट ऑल एस्पेक्ट, ऑल कॉन्सेप्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में सवाल। देखिए, जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसमें हमें अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना होता है, अर्थ की डिटेल्स के बारे में जानना होता है। अर्थ के डिस्क्रिप्शंस और डिटेल्स की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि वी वांट्स टू नो अबाउट द डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स ऑफ द अर्थ। और उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीरियर से, कि अर्थ में भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर हो सकता है, मे भी एक होलो स्ट्रक्चर हो सकता है, मे बी अर्थ आउटर साइड से सॉलिड है बट इनसाइड इट मे बी लिक्विड, गैसेस और व्हाटसोएवर, किसी भी टाइप का मीडियम हो सकता है। So that is a possibility. So first of all we want to know what is there in the interior of earth. सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में आखिर क्या है। इसको जानने से पहले आपको कुछ स्फीयर्स के बारे में जानना जरूरी होगा। जैसे कि हम एक वर्ड बोलते हैं जियोस्फीयर, उसका क्या मतलब होता है? जैसे एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ सरफेस। ठीक है, एटमॉस्फेयर एक वर्ड है, उसका मतलब होता है एक एनवेलप ऑफ गैसेस जो कि अर्थ सरफेस के सराउंडिंग में है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सिमिलरली आपके पास एक हाइड्रोस्फेयर होता है, दैट इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, वो पार्ट अर्थ सरफेस का जहां पे वाटर अवेलेबल है, वो आपका हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। तो ऐसे ही आपके पास जियोस्फेयर होता है। जियोस्फेयर का मतलब होता है अर्थ का सरफेस एज वेल एज अर्थ का इंटीरियर। ठीक है ना, अर्थ का सरफेस एज वेल एज अर्थ का इंटीरियर, मतलब जो हमारे रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब जो है इसके अंदर आ जाते हैं, तो वो जियोस्फीयर कहलाता है। ऑन द सेम लाइन वी आल्सो हैव अ वर्ड नेम्ड एज बायोस्फीयर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर? देखिए, बायोस्फीयर की जब बात आती है तो इसका मतलब ऐसा एरिया जो कि लिविंग बीइंग को सपोर्ट करता हो, सपोर्ट द लिविंग थिंग्स, दैट विल बी रेफर्ड एज बायोस्फीयर। ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम नोट, हमारे पास एक और वर्ड होता है क्रायोस्फीयर। इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया था। वैसे आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब स्टडी करते हो तो आप क्रायोजेनिक इंजन के बारे में भी पढ़ते हो, तो समवट वही आपका क्रायोस्फीयर भी है। तो क्रायोस्फीयर का मतलब क्या होगा? इट कंटेन्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ आइस लाइक इन द पोलर एरिया, जहां पे काफी ज्यादा अमाउंट में आइस होती है, वो क्रायोस्फीयर कहलाता है। जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन होते हैं वो भी सॉलिड फ्यूल को यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ स्फीयर हैं, इनमें से हमारे पास अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें जानना है, जियोस्फीयर के बारे में हमें जानना है। अब देखिए, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना अगर है तो आपको पता होना चाहिए अर्थ की ओन एवरेज रेडियस है 6370 किलोमीटर लगभग। अब अगर मुझे इतने इंटीरियर के अंदर जाना है और जहां पे हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर कंडीशंस होंगी, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर सम ऑफ द सोर्सेज जिसके थ्रू मैं अर्थ के इंटीरियर में जा सकता हूं, बाय द हेल्प ऑफ विच आई कैन नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। एंड दोज रिसोर्सेज कैन बी direct sources as well as indirect sources. There are two category of sources which are available to us to know about the earth interior, that is direct sources and indirect sources. Now when it comes to the direct sources, obviously the name itself suggests कि ये कुछ ऐसे sources होंगे जो हमें डायरेक्टली अवेलेबल होंगे, वी कैन स्टडी देम, वी कैन एक्सपीरियंस देम, उन्हीं के अकॉर्डिंग आउटपुट हो सकती है। इनडायरेक्ट सोर्सेज की जब बात आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, वो हमारे पास नहीं होती, हम उनको इनडायरेक्ट तरीके से स्टडी करते हैं। मैं बताता हूं आपको, जैसे कि डायरेक्ट सोर्सेज के अंदर अगर मैं बोलूं तो यू हैव मोल्टन लावा, राइट? यू हैव द मोल्टन लावा। भाई लावा
इज कमिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। जब अर्थ के इंटीरियर से लावा सरफेस पे पहुंचता है, आप उस लावा की स्टडी कर सकते हैं। व्हेन यू विल बी स्टडीइंग दैट लावा, तो वो क्या होगा, आपका एक डायरेक्ट सोर्स होगा। बट ये कोई सक्सेसफुल सोर्स नहीं है। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर कि लावा एग्जैक्टली कितनी डेप्थ से आता है। मे बी कमिंग फ्रॉम 300 किलोमीटर्स, मे बी 400 किलोमीटर्स, और मे बी लेस देन दैट यहां से लावा आ सकता है। ठीक है, मतलब लावा कितनी देर में आ रहा है, कहां से आ रहा है, दैट वी आर नॉट अवेयर एग्जैक्टली। तो ये एक पोर्शन हो सकता है 300 to 400। दैट्स व्हाई वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। मे बी 6000 किलोमीटर से आ रहा हो, बट एग्जैक्टली वी आर नॉट अवेयर, तो ये सक्सेसफुल सोर्स नहीं। इसी तरीके से मीटेरोइड्स की स्टडी भी एक डायरेक्ट सोर्स होती है। मीटेरोइड्स जो कि उल्कापिंड होते हैं, दैट आर कमिंग फ्रॉम द स्पेस एंड फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस, ऑब्वियसली दे आल्सो गॉट फॉर्म विद द सेम प्रोसेस। जिससे अर्थ डेवलप हुआ है, जिस प्रोसेस से, उसी प्रोसेस से ये भी डेवलप हुए होंगे। और अगर ये डेवलप हुए होंगे तो डेफिनेट सी बात है, इसमें हमारे पास इसकी स्टडी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? बट स्टिल वी कांट बिलीव कि जो मीटेरोइड बना है उसी का स्ट्रक्चर अर्थ के इंटीरियर में भी होगा, नॉट नेसेसरी। इसलिए हमारे पास क्या होंगे, हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज पर जाना पड़ेगा। अब इनडायरेक्ट भी बहुत सारे सोर्सेज है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इनडायरेक्ट में, वो है सिस्मिक वेव्स। अगर सिस्मिक वेव्स की स्टडी की जाए तो हमें पता लग सकता है कि एग्जैक्टली अर्थ के इंटीरियर में क्या है और कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं। अर्थक्वेक की बात करते हैं, क्योंकि सिस्मिक वेव का मतलब है अर्थक्वेक वेव्स। जब अर्थक्वेक आता है तो वेव्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट होती है। जब वेव्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट होती है तो डेफिनेटली वो हमारे पास शॉक वेव क्रिएट करते हैं। उनकी स्टडी करके वी विल गेट टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर, राइट? अब ये जो आपकी सिस्मिक वेव्स हैं, नो डाउट अर्थक्वेक से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की वजह से सिस्मिक वेव ऑरिजिनेट होती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, अर्थ के इंटीरियर में कहीं यहाँ पे एक फोकस पॉइंट होता है। अर्थ के इंटीरियर में एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस बोलते हैं। इस फोकस से एनर्जी रिलीज होती है एंड इट गॉट स्प्रेडेड इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। हर डायरेक्शन के अंदर वो स्प्रेड करना स्टार्ट करती है। जब वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड करती है तो उस टाइम पे हमें पता लगता है कि ये जो एनर्जी है विच इज स्प्रेडिंग इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन, इसकी स्टडी अगर हम करें तो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लग सकता है। ठीक है, हमारे पास एक सिस्मोमीटर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर कर सकते हैं अर्थक्वेक को। और सिस्मोमीटर एक ग्राफ प्रोड्यूस करता है जिसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ऑब्वियसली उस ग्राफ के अंदर कुछ ऐसा होगा कि ये इस टाइप की फ्लक्चुएशन नजर आएंगे। अगर ये काफी स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन है मतलब बड़ी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। अगर ये स्मॉल फ्लक्चुएशंस हैं तो मतलब स्मॉलर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वाज देयर। और इसी अकॉर्डिंग वी विल डिटरमाइन द अर्थक्वेक वेव्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। हाउ? बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव, देयर आर टू टाइप ऑफ वेव। बट कैसे होता है वो देखो। लेट अस से दिस इज फोकस एंड फ्रॉम हियर द एनर्जी इज ओरिजिनेटिंग। यहां से एनर्जी आपकी ओरिजिनेट होती है एंड गेटिंग स्प्रेडेड इन ऑल डायरेक्शंस। When this energy is getting spreaded in all directions, हर डायरेक्शन में आपकी एनर्जी स्प्रेड होना स्टार्ट होती है, तो ऑब्वियसली दिस एनर्जी wave will strike over the surface of the earth as well. And when they will strike on the earth surface, they will also be transferring its remaining energy over the earth surface as well. एक अर्थ सरफेस की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपनी लेफ्ट ओवर एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। तो जब ये वेव्स traveling in the interior of earth, we call it body waves. And when these waves are traveling over the earth surface, जब ये waves आपके earth surface पे travel करती हैं, we will call it surface wave. हम इनको body wave बोलते हैं जब वो अर्थ के इंटीरियर से ट्रेवल कर रही हैं। हम इनको सरफेस वेव बोलते हैं जब वो सरफेस पे ट्रेवल कर रही हैं। बट आपको भी पता है हमें तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना है ना। हमारा यहाँ जो डिस्कशन है इट इज अबाउट अर्थ इंटीरियर। और अर्थ इंटीरियर के बारे में अगर मुझे जानना है तो ऑब्वियसली आई नीड टू फोकस अपॉन द बॉडी वेव्स। मुझे बॉडी वेव्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, नीड है। आई नीड टू फोकस अपॉन द बॉडी वेव्स, राइट? सो वी हैव द बॉडी वेव, वी हैव सरफेस वेव, बट वी विल बी फोकसिंग ऑन बॉडी वेव्स। तो बॉडी वेव क्या होंगी? That originated inside the earth and travel through the different layer of earth. Surface wave वो waves होंगी that reach to the earth surface, जो आपकी surface पे rocks हैं उनसे टकराती हैं और wave develop होती है।
वो क्या कहलाती हैं? आपकी सरफेस वेव कहलाती है, राइट? अब हम अगर बॉडी वेव्स को क्लासिफाई करें तो वी कैन क्लासिफाई इवन द बॉडी वेव्स इनटू टू पार्ट। ठीक है, पहले तो आपकी सिस्मिक वेव्स हैं which are getting classified into two part. One is named as body wave and another is named as earthquake waves. ठीक है, दूसरी वेव्स को हम earthquake waves बोलते हैं, body wave and earthquake waves. Body waves are further classified as primary waves as well as secondary waves. ठीक है, now primary wave and secondary wave, these are important waves क्योंकि इन्हीं की स्टडी करके हमें पता लगता है अर्थ के इंटीरियर में एग्जैक्टली क्या है। What are primary waves? Obviously नेम प्राइमरी है, उसका मतलब क्या होता है? When we are naming it primary, that means they are going to reach first. जी हाँ, ये वो waves होती हैं जो fastest travel करती हैं, and they are the waves which are firstly experienced. सबसे पहले इन्हीं waves को experience किया जाता है। तो हमारे पास fastest traveling seismic waves है, speed of 5 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड से ये चलती है। इनका जो मोशन है वो साउंड वेव की तरह होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर साउंड वेव कैसे मूव करती है? देखिए, जैसे अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, जब मैं कुछ बोल रहा हूं उसका मतलब ये है कि मेरे जो माउथ से जो एयर निकल रही है ये यहां के एयर मॉलिक्यूल को प्रेशराइज करेगी, फिर ये एयर मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल को प्रेशराइज करेंगे एंड सो ऑन आपके ईयर ड्रम तक प्रेशर पहुंच जाएगा। When the pressure will reach to your eardrums, आपके eardrums वाइब्रेट करेंगे और उसी के हिसाब से आप सेंसेशन को महसूस कर सकते हैं। दिस इज द साउंड वेव। ऑन द सेम लाइन हमारे पास प्राइमरी वेव्स भी मूव करती हैं, दैट जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ पे कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन एंड सो ऑन। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, राइट? लॉन्गिट्यूडनल मतलब मटेरियल इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है उसी डायरेक्शन के अंदर मटेरियल भी मूव कर रहा है, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। सेकेंडरी वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ट्रांसवर्स मींस इट इज समथिंग लाइक कि आपके पास में एक रोप है, आपने रोप को एक जर्क दिया। जब आपने रोप को एक जर्क देते हो तो ऑब्वियसली रोप विल बी मूविंग लाइक दिस। हियर द पार्टिकल्स आर मूविंग परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन, but energy is getting transferred in this direction, means energy and particle are moving perpendicular to each other. That is named as transverse. So we have longitudinal waves and we also have transverse waves, right? Important property. जो आपकी प्राइमरी वेव्स हैं, अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, इट कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम्स, दैट इज गैसियस मीडियम, लिक्विड मीडियम एंड सॉलिड मीडियम। तीनों मीडियम से इट कैन ट्रेवल, इट कैन पास थ्रू, बट अनफॉर्चुनेटली द सेकेंडरी वेव्स कैन ओनली पास थ्रू द सॉलिड मीडियम, राइट? वैसे भी S स्टैंड फॉर सेकेंडरी एंड S ऑल्सो स्टैंड फॉर सॉलिड, तो इट कैन ओनली ट्रेवल थ्रू द सॉलिड मीडियम। दिस इज द प्रॉपर्टी, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से ट्रेवल करती है। ओवर हियर प्राइमरी वेव्स they can travel through gases, liquid and solid as well. Obviously स्पीड अलग अलग रहेगी, जैसे स्पीड जो है आपका सॉलिड में सबसे फास्ट स्पीड होती है, लिक्विड में थोड़ा कम, गैसेस में उससे भी कम, ऐसे डिक्रीज होता है, बट हाँ ट्रेवल जरूर कर सकते हैं। और इन्हीं के बेसिस पे हमें आइडिया लगता है किसके बारे में? अर्थ के इंटीरियर के बारे में। क्योंकि आप क्या देखेंगे, when the waves are traveling in the interior of earth, after traveling certain distance secondary waves are not observed at all, क्योंकि ट्रेवल करने के कुछ समय बाद मे बी लिक्विड आ गया होगा, गैसेस आ गई होंगी, और बिकॉज secondary wave can only travel through solid, that's why they are not found in this complete area. This complete area is actually named as secondary waves shadow region. Shadow कैसे होता है? Light is falling on my body, I will be blocking that light and behind me I will be having a shadow. तो मतलब when something is blocking some rays, then shadow will be formed. तो obviously ये जो liquid आपकी layer है, it is blocking the secondary wave, so it have the shadow region. Along with that,
in two patches, that is over here and over here, that these are the two patches जिनमें प्राइमरी वेव का शैडो रीजन बनता है. इनमें प्राइमरी वेव्स का शैडो रीजन बनता है एंड राइट हियर सेकेंडरी वेव्स का शैडो रीजन बनता है. ठीक है, राइट हियर वी हैव द शैडो रीजन फॉर सेकेंडरी वेव. तो प्राइमरी वेव शैडो रीजन इज देयर, सेकेंडरी वेव शैडो रीजन इज आल्सो देयर. तो ये आपके शैडो जोन बनते हैं. अब हम क्लासिफाई करते हैं अर्थ को अलग अलग पार्ट्स के अंदर. तो वी हैव मेजरली थ्री पार्ट्स इन द अर्थ, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ये तीन पार्ट हमें इस स्टडी से पता लगता है कि अर्थ इज क्लासिफाइड अंडर थ्री डिफरेंट पार्ट. अर्थ का क्रस्ट होगा, मेंटल होगा और आपका कोर होगा. सबसे पहले कोर पे बात करते हैं. Core is actually divided into two parts. One is named as outer core, which is liquid in nature, and another is named as inner core, which is solid in nature. Inner core is the most interior part, extremely interior part of the Earth's surface. Interior of Earth's surface, extremely interior of Earth's surface. This is extremely interior of the Earth's surface. After this, we will reach to the center of the Earth. And you know, this inner core is actually solid in nature. Obviously, कैसे पता लगा? Because when the primary waves were going through the crust, they were moving at a higher speed. Later on, when they reached to the mantle, speed got reduced. To the outer core, it further got reduced. But when the primary wave reached to the inner core, the speed of the primary wave starts increasing. What does it mean? It simply means earlier it was in a liquid stage. Now it has reached to the solid part, that's why speed is increasing. क्योंकि solid में speed ज़्यादा होती है, फिर liquid में और फिर gases में. तो यहाँ पे speed काफी ज़्यादा होती है. ठीक है ना? इससे हमें पता लगता है कि यार आपका जो कोर है वो फर्दर डिवाइड किया जा सकता है. दिस इज समथिंग द शैडो जोन, जो कि ये सेकेंडरी वेव का शैडो जोन है. एंड दिस इज द शैडो जोन फॉर द प्राइमरी वेव्स. ठीक है, प्राइमरी वेव का शैडो जोन इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी वेव काफी स्मॉल होता है. इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी वेव काफी स्मॉल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता. ठीक है, तो यस, बाय दिस प्रोसेस वी गेट टू नो कि अर्थ के तीन पार्ट हैं, जिसमें से क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और आपका कोर होता है. इनर कोर, आउटर कोर. कोर को लेटर ऑन डिवाइड कर सकते हैं. अगर कोर की मैं बात करूं तो कोर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस अकाउंट कर रहा है और 16.1% आपके वॉल्यूम कंसिस्ट करता है. मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉल्यूम जो है आपका वो मेंटल के अंदर आता है और क्रस्ट बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा नहीं होती. दूसरा, most of the heavier particle, obviously under the force of gravity they will try to settle down at the bottom. भाई heavier particle force of gravity के अंडर में जाएंगे तो बॉटम पे सेटल डाउन होंगे. दैट्स व्हाई जो आपका कोर वाला पार्ट है इट यूज्ड टू बी हेवीएस्ट वन, फिर मेंटल उससे इन कंपैरिजन, एंड देन क्रस्ट इज वेरी लाइट इन कंपैरिजन. मेंटल, कोर एंड क्रस्ट, out of it core is the heaviest one, and crust and mantle, they are comparatively lighter material. Fine, they are comparatively lighter material. अब important क्या है? Important ये है कि when you are at the crust, when you are at the mantle, when you are at the core, तो obviously there is a change in the medium. Obviously material change होता तो medium भी change होता है. For example, I will just give you example of your childhood. आपने याद होगा बचपन में जब आप पढ़ते थे और देखते थे कि ग्लास ऑफ वाटर अगर है, I'm sorry, उसमें इफ यू विल कीप अ पेंसिल और अ पेन तो ये स्ट्रेट ना नजर आके बेंड हुआ नजर आता है. अभी क्यों बेंड हुआ? बिकॉज व्हेन यू आर वॉचिंग इट, व्हेन यू आर लुकिंग अपॉन इट, सो जो आपके रेडिएशंस हैं उसका मीडियम चेंज होता है. मीडियम चेंज होता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. दैट्स व्हाई बेंड नजर आता है. सेम सिनेरियो इज हियर. व्हेन the waves, seismic waves, are going from one part of the layer to the another part, like crust से mental, mental से core पे जाना, तो density will be changed. Automatically material medium is changed.
मटेरियल मीडियम जब चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं एक टाइप से डिसकंटिन्यूटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली। डिसकंटिन्यूटी वाला पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब ये हुआ सिंपल कि आप जब भी एक लेयर से दूसरी लेयर पे जाते हैं तो वहां पे आपको डिसकंटिन्यूटीज नजर आती है। कौन सी डिसकंटिन्यूटी? जैसे आप अगर अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट पे जाते हैं, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से इफ यू विल रीच टू द ओशियनिक क्रस्ट, ऑब्वियसली ओशियनिक क्रस्ट हैवी होती है, सीमा की बनी होती है, heavier material will try to settle down at the bottom. That's why रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे हमेशा लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, height from the sea level. Why height from the sea level? Because the oceanic plate is always underwater at a lower height in comparison to the continental part. और रीजन बहुत सिंपल है। रीजन ये है कि आपका ओशियनिक प्लेट हैवी होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट काफी लाइट होता है। तो इनके बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी आती है जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रॉट डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है ना? क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में वी हैव अ डिस्कंटिन्यूटी व्हिच इज नेम्ड एज कॉन्ड्रॉट डिस्कंटिन्यूटी। अब क्या करेंगे आप? अब आप जो लोअर क्रस्ट है उससे आपके अपर मेंटल पे जाएंगे। लोअर क्रस्ट से, दैट इज ओशियनिक क्रस्ट से, you will reach to the upper mantle. Again there will be change in the stage, there will be change in temperature, there will change in the material, सब चीजें चेंज होती है। तो फिर से डिस्कंटिन्यूटी आती है जिसको हम बोलते हैं मोहोरोविक डिस्कंटिन्यूटी। मोहोरोविक। फिर आप चाहते हैं आपके लोअर मेंटल वाले पार्ट से आपके लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच का डिफरेंस, ऑब्वियसली अपर मेंटल से आप लोअर मेंटल पे पहुंचते हैं। दिस इज नोन एज रेप्टाइल डिस्कंटिन्यूटी। रेप्टाइल। और जब आप लोअर मेंटल से आपके आउटर कोर की तरफ पहुंचते हैं तो अगेन वी हैव द डिस्कंटिन्यूटी व्हिच इज नेम्ड एज गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। एंड फाइनली जब आप आउटर कोर से इनर कोर पे जाते हैं तो अगेन यू हैव द डिस्कंटिन्यूटी व्हिच इज नेम्ड एज लेमन डिस्कंटिन्यूटी। सो फ्रॉम द continental crust to the oceanic crust we have Conrad discontinuity. Then from the oceanic crust to the mantle part, outer mantle, Mohorovic discontinuity. Outer to the inner mantle, reptile discontinuity. Then inner mantle to the outer core, Gutenberg. And from the outer core to the inner core we have the Lehmann discontinuity. ये डिस्कंटिन्यूटीज की सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है, या फिर दे कैन आस्क यू कि इन दो पार्ट के बीच में कौन सी डिस्कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। आई कैन से यू कि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अगर आप करोगे तो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा काम आएगा। अब सवाल ये है कि सर अर्थ का तो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? इस मैग्नेटिक फील्ड के होने का सोर्स क्या है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म आया तो आया कहां से? अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म आया है आया कहां से? ठीक है ना? दैट इज द सीक्वेंस। तो सोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूं किस चीज को। इफ यू विल सी ए हैवी इलेक्ट्रिक लाइन मींस जिसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही हो, तो यू विल ऑब्जर्व उसमें काफी ज्यादा नॉइज क्रिएट होती है। यू कैन इजीली लिसन द नॉइज व्हेन यू आर पासिंग बाय द 11,000 किलोवाट लाइन। यू कैन इजीली ऑब्जर्व द नॉइज। नॉइज के अलावा उसके अंदर काफी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं। उसके अलावा ये काफी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं। तो सोर्सेज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म भी कुछ वैसे ही होता है जैसे आपका एक इलेक्ट्रिक लाइन से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो चार्ज पार्टिकल पास होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल का मोशन ही मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है। द सेम सिनेरियो इज ओवर हियर। यू नो द आउटर कोर इज लिक्विड, along with that it is having metallic composition. Metals are present heavily, abundant metals are present over here like iron, like nickel. Obviously now these metals are at a higher temperature, so they are found in the form of ions, charged particles. ठीक है ना? They are found in the form of charged particles. And now you know very well कि earth is rotating. Earth is rotating on its axis. When earth is rotating on its axis, so along with the earth's rotation, along with the earth's rotation, what do we have?
Along with the Earth's rotation, we have the rotation of those ion particles. And when these ionized particles are moving, they create electricity as well as magnetism. That's why Earth को हम बोलते हैं geodynamo. That is, it is driven by the Earth's rotation and convectional forces. Metallic material, minerals, they will continuously be moving without the help of any other extra force. अब बिना किसी extra force के, if they will be moving without any extra force, if they will be moving, obviously they will create magnetism, जिसको हम बोलते हैं Earth's magnetism, right? Earth का अपना magnetism. अब magnetism है तो it is something like कि Earth के अंदर एक bar magnet रखा हो. Obviously it will be having pole. If there is a bar magnet, it will certainly be having two poles, that is North Pole and South Pole. So Earth has two set of pole, that is geographical pole as well as magnetic pole. Geographical pole Earth के कुछ अलग हैं, magnetic pole कुछ अलग है. Geographical poles are determined on the basis of the rotation of axis as well as the sunlight type. Magnetic poles are as per the magnetism available. Earth's magnetic field can be visualized if one imagine a larger bar magnet inside our planet. ठीक है, हमारे planet के अंदर एक काफी बड़ी बार मैग्नेट की तरह अर्थ का मैग्नेटिज्म नजर आता है. Each end of the magnetism they lies relatively close to the geomorphic north and south. जो आपका geographical north है और magnetic north है, काफी close है. काफी close का मतलब बिल्कुल close नहीं है. They have almost a 500 kilometer of distance. That means if you will be having a magnetic compass and you will try to locate the northern pole, you will reach to the pole, but unfortunately you will reach to the magnetic pole, not the geographical pole. You will be around 500 kilometer away when you will reach to the northern magnetic pole. ठीक है, आप अपने geographical pole से लगभग 500 किलोमीटर दूर रहोगे जब आप अपने magnetic pole पे पहुंचते हो. तो आपका क्या होगा? हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे आपका मैग्नेटिक पोल इज स्लाइटली टिल्टेड. इनके बीच में एक एंगल देखने को मिलता है. ठीक है, अब ये जो आपके मैग्नेटिक पोल और आपके ज्योग्राफिकल पोल के बीच का जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं डेक्लिनेशन एंगल. द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ will be named as angle of declination. ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ और आपके ज्योग्राफिकल नॉर्थ के बीच का एंगल, राइट? ये है आपका मैग्नेटिज्म. नाउ यू नो कि यस सर, earthquake waves are very important. Earthquake waves are very very important. Earthquake waves are very important for us. We also observe volcanic eruption, minerals, rocks over the surface. So now we will be discussing in detail about earthquake. Along with that, we will also be discussing about volcanism, minerals and rocks. So let's talk about it. When it comes to the earthquake, what do you mean by the earthquake? Earthquake simply means shaking of the earth's surface. Vibrations, energy will be transferred, right? So earthquake is shaking or ट्रम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे जो वाइब्रेशंस आते हैं वो आपका अर्थक्वेक कहलाता है. नेचुरल इवेंट जो कॉज करते हैं, दैट इज रिलीज ऑफ एनर्जी. एक्चुअली अर्थक्वेक का मतलब है रिलीज ऑफ एनर्जी. एनर्जी किसी भी तरीके से रिलीज हो जाए वही क्या कहलाता है? आपका अर्थक्वेक कहलाता है. डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट वेज, डिफरेंट मेथड्स आर देयर जिससे आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज होती रहती है. ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज the point from where the energy will be released is named as focus. The point from where the energy will be released will be named as focus. And from this point, energy will be transferred in all directions. Right? So focus is something interior of the earth. May we have a point named as focus, and from here the energy is released in each and every direction. In all direction, energy will be released, energy will be traveling. Right? Now there are certain words associated with the earthquake, and those words are fault. Fault क्या होता है? एक फ्रैक्चर होता है जो कि आपके अर्थ के क्रस्ट पे मेनली देखने को मिलता है. एंड बिकॉज वो फ्रैक्चर आता है तो वाइब्रेशंस होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और वहीं से आपका फोकस या अर्थक्वेक क्रिएट होता है. अब एक वर्ड वो होता है
जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं, फोकस, ये क्या है? दैट इज द पॉइंट विच इज अवेलेबल इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट विच इज अवेलेबल इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, from where the energy is originated and traveling in all directions. From there energy is originated and traveling in all directions. We will call it focus. हम इसको focus का नाम देंगे, right? We will call it focus. Now important thing is, हम इसको focus बोलेंगे, but alternatively it is also named as hypocenter. ठीक है, hypocenter. Now obviously when this energy, let us assume कि energy originated from here and this is the point of focus. This energy will travel in all the directions, right? This energy will travel in all the directions. When this energy will be traveling in all the directions, the point which is exactly perpendicular to the focus or hypocenter is the nearmost point. जो पॉइंट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है वो सबसे नियर मोस्ट पॉइंट है, और अगर वो नियर मोस्ट पॉइंट है तो वहां मैक्सिमम एनर्जी हमें एक्सपीरियंस होती है. The point where we can experience maximum amount of energy will be named as epicenter. So actually the epicenter is the point which is exactly perpendicular to the focus. Because it is perpendicular, that's why it is having minimum distance, and that's why maximum energy is experienced here. हम यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज एपिसेंटर. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हेन दीज मूवमेंट, when these energy are getting released, huge amount of energy from the different points is getting released, तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसकी वजह से क्रैक्स आते हैं, जिसको हमने फोल्ट बोला. Now if we will be having multiple cracks on the surface, we can say they are divided into multiple plates, right? They are divided into multiple plates. So when it comes to the plate, the massive rocks that makes up the outer layer of the earth's surface and whose movement along with the fault triggers the earthquake will be named as plates, and the waves by which this energy just move on is named as seismic waves. ठीक है, अब earthquake जो है, we can classify the earthquake in different types. इसमें से भी एक important चीज है, and that is aftershock and foreshock. This is quite important. I can say कि this can be asked in your exam. ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं. Aftershock and foreshock both can be asked in your exam, right? But understand करते हैं पहले shallow earthquake. Earthquake को हम focus के basis पे, let us say this is a focus point. So it can be very shallow, it can be intermediate type, or it can be very deep as well. So on the basis of the depth, we can classify the earthquake as shallow focus earthquake, intermediate focus earthquake, and deep focus earthquake, right? We have three different kind of classification: shallow focus earthquake, intermediate focus earthquake, and deep focus earthquake. When it comes to the shallow focus earthquake with foci located at the depth of less than 70 kilometer. If the focus is located at a depth less than 70 kilometer, we will call it as shallow focus earthquake. When it comes to the intermediate, the focus will be between 70 to 300 kilometer, and when it comes to deep focus earthquake, the focus will be from 300 to 700 kilometer. Obviously, if the focus is at the higher depth, बहुत गहराई में अगर focus होगा, तो high amount of energy will not be reaching to the surface. High amount of energy won't be able to reach to the earth surface, and that's why we won't be able to experience much of the energy. That's why earthquake काफी strong नहीं होता. But if it is a shallow focus earthquake, from there the energy is just getting transferred, we will call this as highly vibrational in nature, and we will be experiencing lot of jerks over here. यहाँ पे हमें काफी सारे vibrations और energy transfer देखने को मिलेगा. ये काफी high intensity earthquake कहलाएगा. अब हमारे पास आता है foreshock and aftershock. ये क्या होते हैं? आफ्टर शॉक का मतलब होता है कि कोई मेजर अर्थक्वेक के बाद
we are receiving smaller amount of vibrations. ठीक है, smaller energy vibrations are we are experiencing, we will call it aftershock. And foreshock means we are experiencing small earthquake before a major earthquake. Even sometime not necessary कि earthquake आए भी, और अगर earthquake नहीं आया तो we will call it earthquake swarms. आपका कोई मेन स्ट्रोक आया, उसके बाद छोटे छोटे अर्थक्वेक आए, वी विल कॉल इट आफ्टर शॉक. पहले छोटे छोटे अर्थक्वेक आए, उसके बाद मेजर अर्थक्वेक आए, वी विल कॉल इट आफ्टर शॉक. और पहले आए तो फोर्थ शॉक. अब सवाल ये है कि अगर मान लो सर छोटे से अर्थक्वेक आए बट कोई मेजर अर्थक्वेक आया ही नहीं, देन व्हाट विल हैपन? वी विल कॉल इट earthquake swarms. They are not followed by any major earthquake, right? Even they are not following any of the major earthquake. So in aftershock, earthquake के बाद छोटे छोटे earthquake आते हैं. इन foreshock पहले छोटे earthquake आते हैं, फिर एक major earthquake आता है. बट अगर major earthquake है ही नहीं, दोनों केस में absent है, तो वो earthquake swarms कहलाएंगे. Fine, we can classify the earthquake. Now, when we will try to measure this earthquake, we can measure it on seismograph, right? This kind of graph will be formed over here. Straightforward graph means there is no earthquake. When vibrations are there, and if there is a strong vibrations, if there is a strong vibrations, we will be having these kind of seismograph. Now under this observation, the seismograph will be formed by seismometer. ठीक है, एक डिटेक्शन सेंसर होते हैं जो सिस्मोमीटर में लगे होते हैं. दैट्स व्हाई सिस्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें अर्थक्वेक की ऑब्जर्वेशंस देता है. नाउ वी एक्चुअली हैव टू टाइप ऑफ स्केल्स टू मेजर द अर्थक्वेक. वन इज साइंटिफिक, आई विल से, अनदर इज नॉन साइंटिफिक. तो साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक में क्या डिफरेंस है, दैट आई विल लेट यू नो, विल एक्सप्लेन. बट हाँ, when it comes to the type of scale, one is a Richter scale. This scale will measure the magnitude of earthquake. ये स्केल क्या करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मेजर करेगा. एक्चुअली इट विल मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. सो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड मींस दिस इज समथिंग साइंटिफिक. हम एनर्जी को ही, एमिट जो हो रही है एनर्जी, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. वी आर ऑब्जर्विंग द एनर्जी, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व्ड. तो इट इज चार्ल्स एफ रिक्टर जिन्होंने ये प्रपोज किया था, रिक्टर स्केल, राइट? Another scale is Mercalli scale. This doesn't measure the magnitude. Actually, it measures the intensity. What does it mean? It simply means it will be observing how much destruction happens because of the earthquake. Let's say मेरे ये बिल्डिंग है, उसके साथ में एक और बिल्डिंग है और वो काफी पुरानी बिल्डिंग है. अर्थक्वेक आया, इस बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, सराउंडिंग वाली साइड वाली बिल्डिंग गिर गई. So as per the Mercalli scale, the intensity of earthquake was high over there but very low over here. क्योंकि वो नुकसान को देखता है. तो actually it talks about the impact. तो कोई scientific level नहीं है. But over here it is a scientific level. We will measure energy. Energy is equal everywhere. That's why ये आपके logarithmic scale में होता है. 1 to 10 के बीच में हम इसको scale करते हैं. ठीक ना? और जैसे आपका magnitude 2 है earthquake का, let us assume. उसके बाद में मैग्नीट्यूड 3 हो जाता है. इट डजंट मीन कि सिंपली एक नंबर इंक्रीज हो रहा है. इट इज अ लॉगरिथमिक स्केल एंड इट मींस if there is an increase from magnitude 2 to magnitude 3, it means there is an increase of energy 10 times. ठीक है ना? एनर्जी क्या होगा? 10 times increase होगी एनर्जी. then we will call it an increase in the magnitude by a single number. एक सिंगल नंबर से मैग्नीट्यूड के इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड इस तरीके से रिलीज होगी. ठीक है, 10 टाइम्स इंक्रीज इन एनर्जी. दैट्स व्हाई वी यूजुअली टेक इट वेरी कैजुअल कि अर्थक्वेक वाज ऑफ 5 मैग्नीट्यूड यस्टरडे एंड 6 मैग्नीट्यूड टुडे. इट्स ओके, 1 मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डिफरेंस. नो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. एनर्जी इज बिकमिंग 10 टाइम्स ओवर हियर. एनर्जी इज बिकमिंग 10 times over here. That's why this is a huge matter of concern, right? Mercalli scale is just measuring intensity, so it's not much relevant. Although it is measuring, its parameters are ranging from 1 to 12, and over there maximum magnitude will be up to 10, right? Over here maximum will be up to 12. This is human observation.
Now, if the earthquake, let us assume the earthquake, it can come anywhere. It can come over the continental part, earthquake can come over the continental part, and it can also come over the oceanic part. Continental part पे भी आ सकता है ये, and oceanic part पे भी आ सकता है ये. If it will be coming on the oceanic part, abundant energy will be released over the ocean. And this ocean surface will transfer the energy to water. At that time, the water waves will be created, right? Water waves will be created. Water waves will be created. Now, water waves will be created. Water waves will be created. It simply means the high amount of water will be transferred to the seashore. ठीक है ना? That is actually named as tsunami. It is a Japanese word which is having a deep sense with the harbor waves, right? So tsunami is a harbor wave और उसकी magnitude काफी ज़्यादा होती है, large volume of water will be transferred, right? So how actually tsunami comes? Even earthquake is there on the ocean surface, it will transfer the amount of energy to water, and then water will start accumulating over the surface and increasing in the magnitude, amplitude, altitude, will results into the formation of tsunami. Tsunami की formation हो जाएगी, right? Now, earthquake, for advisory for the earthquake is not possible. Earthquake is a sudden incident, है ना? It is something which suddenly comes. But when it comes to the tsunami, we can alert the people for tsunami. Because tsunami will be, when earthquake will come over the ocean surface, it will transfer energy to water. Then energy will of the water will be transferred to the surface. It will take very long time. We can create an alert, right? We can create an alert. Initially, the first information is an information statement. Information statement means whenever earthquake comes over the earth surface, we will distribute information. No actions are needed, no tsunami impact is observed as of now. Another is watch. Watch means we will be prepared. We will be having a streak observations कि tsunami create हो सकती है या नहीं हो सकती, that is watch. Advisory means under this stage there's a high possibility कि आपकी tsunami आने वाली है. That's why people start evacuating the area. And warning means tsunami is about to come in a very small amount of time. So it's the right time to quickly move away from the water shore. तो अलग अलग टाइप की वार्निंग इश्यू होती हैं, इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, वॉच, एडवाइजरी, वार्निंग एंड सो ऑन, राइट? Now, apart from earthquake, there is one more important phenomena that is named as volcanoes. Now, you know very well that when we talk about the Earth's interior, then it is solid on the upper part, but yes, it was found in the molten stage in the Earth interior. And if it is found in the molten stage in the Earth interior, so when we are going in the Earth's interior, obviously temperature will be increasing. Now, if temperature is increasing, I can say there is a temperature difference. And whenever there is a temperature difference, there is always energy transfer. Like if you have a hot cup of tea, put it on the table and left it for some time, it will transfer its energy into the atmosphere. So there will be transfer of energy, right? There will be transfer of energy. The energy will be transferred from higher temperature to the lower temperature. Now there are different ways. There are three different ways by which we can transfer the energy. One is named as conduction. Another is named as convection. And third one is named as radiations. Radiations means when the solar radiations are reaching to the Earth's surface, this is a mode of heat transfer, that is radiation. But when does it happen? When there is a vacuum in between. Obviously, for the transfer of energy, we need a material medium. If there is no material medium, we will transfer the energy in the form of radiations. But if there is a material medium and it is solid in nature, then we will call it conduction. Like it is something like you have an iron rod
taking this iron rod on one side and putting its another end over the burner, you will feel high temperature on the another side as well. आप इसको हीट अप करेंगे, आपको यहां भी हीट महसूस होगी. Why? Conduction. Particles are very close to each other. They will transfer energy from one particle to another, another to another, and that's why this end will also be heated up. On the same line, if it is a liquid form, then in liquid, the particles are not stationary. The particle itself will be moving to transfer heat energy. It is something like boiling milk. जब भी आपको घर में किसी से, घर में अगर किसी को ये लगे ना कि you are doing nothing actually, तो they will give you a work कि ये दूध रखा है गैस पे, इसको देखना, क्योंकि इसको पता है निकलेगा तो आपको सुनाने का मौका मिलेगा कि इस फोन से ध्यान हटेगा तो हुई कुछ होगा ना, एग्जाम में ध्यान तो है नहीं, पढ़ाई तो करते नहीं है. दूध से पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल दे विश, घर वालों के मन में आ गया था इसको सुनाना है, तो दूध रखा, निकल गया, उस पर सुनाना शुरू कर दिया. बट सवाल यह है कि वो दूध निकला क्यों? Actually, it was a mode of heat transfer in the liquid. In liquid, along with the material, energy will be transferred. Energy will be transferred along with the material. Alone, the energy will not transfer. So, volcano is a rift or a fissure from which the molten rocks, that is called magma, and other substances like gases, acids, they will be erupted out. So, volcano is something जहाँ से लगातार eruption होता है, and the process is known as volcanicity. The process of the volcanic eruption is known as volcanicity, right? उसको क्या बोलेंगे? Volcanicity बोलेंगे. Now let us talk about the distribution of volcanoes. The most of the world volcanoes are founded along the plate boundaries. ठीक है? Most of the world volcanoes are founded along the plate boundaries. अलग अलग plate boundaries के अंदर mostly आपके वर्ल्ड वोल्केनोज मिलते हैं. आई विल टेल यू व्हाट आर प्लेट बाउंड्रीज, हाउ दे इंटरेक्ट, और कौन सी प्लेट बाउंड्री पे मिलते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज आर कंसंट्रेटेड इटसेल्फ इनटू द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन अपने आप में काफी बड़ा एरिया है, एंड देयर वी फाउंड मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस, राइट. लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्यों होता है ऐसा. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी विल टेल अस कि व्हाई एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग, सो दैट we are leaving this burden to the plate tectonic theory. They will explain us why this is exactly happening. Now the question is, okay, fine, volcanism is happening. What are the products during volcanic eruption? When volcanic eruption is there, what are the products which comes out of the earth's surface? So, three kind of material get ejected during the volcanic eruption, and that will be gases, lava, and some of the solid fragments, right? We will also be having gases. We will also be having some lava, and some solid fragments will also be found over the area. Many come out of the, basically magma will be the major part, molten lava, but still gases, pyroclastic material, they will also be coming out. So yes, we will be having certain gases, we will be having fragmented material, we will be having volcanic ash, जिसमें कि particle size will be 0.25 to 4 mm. We will call it pyroclastic material. And if the particle size is less than 0.25 mm, we will call it volcanic dust. And if the particle size is basically very fine, suspended into the air itself, we used to call it tuff as well. तो अलग अलग particle size निकलते हैं, ashes, gases, tuff, that is found, right? Apart from this, yes, we have the liquid lava. Liquid lava is also there that will try to come out and get deposited over the earth's surface. So liquid lava, so it is a molten rock that reaches the earth's surface through the volcanic vent. Volcanic vent is that pipe like structure जहाँ से lava बाहर निकलता है, volcanic vent कहलाती है. So lava will be coming out, but the important thing is lava can be classified into two types. There are two different types of lava. One is andesitic type of lava. Another is basic, or we will call it basaltic type of lava. We have the andesitic type of lava, we have the basaltic type of lava. When it comes to the andesitic type of lava, andesitic is little acidic in nature. It have the presence of silica in abundance. Silica is abundantly present over here. We used to call it andesitic lava.
Then it comes to the basic lava where silica is present in lesser volume, lesser amount. So it is more mobile, it is less viscous. Important thing is, if the silica is more in any material, it is more viscous in nature. So andesitic lava is more viscous, adhesive in nature, sticky in nature. But basaltic lava, it is less viscous. Viscosity you can compare, like if I'm having a cup of water, I will put it on a table, the water will flow. But if I am having honey, the honey will not be flowing in the same rate with the same speed. बहुत slowly honey जो है वो flow करेगा, ये तो नहीं करेगा, right? That's why basaltic and andesitic we have two kind of lava. More silica, that is andesitic. Lesser silica, that is basaltic. अब आप सोच रहे होंगे, सर why does it happen? Silica कैसे change हो सकता है? देखो कैसे change होता है. If you will see, the lava is coming out from the continental part because the thickness of the continent is more. It will be having more silica. If lava is coming out from the oceanic part, if lava is coming out from the oceanic part, then because it is traveling lesser thickness, genuinely it is having lesser silica. ठीक है, इसके पास में सिलिका कम होगा. So yes, it all depend upon the amount of distance traveled by the molten magma. If it is traveling more through the crystal plate, it will be having more silica. If it is traveling less, it will be having lesser silica. Less silica, basic or basaltic. More mobile, more silica, it is andesitic or acidic. More viscous, less mobile. Now, when eruption happens over the surface, this is Earth's surface, and from here the eruption is continuously going on. So, looking upon the shape and the way by which eruption is happening, we can have fissure eruption and central eruption. Fissure is actually means cracks. Okay, let us say over any surface, if we have multiple cracks, and from those multiple cracks, small volume of magma is just erupted out, right? From multiple cracks, small volume of magma is just erupted out, small volume. We will call it fissure eruption, right? We will call it fissure eruption. But if the magma is coming out from a central pipe, from a very narrow and central pipe, we will call it central eruption. हम इसको क्या बोलेंगे? Central eruption. So we will call it central eruption. Fine. Yes, fissure eruption is there, central eruption is there. Now, obviously when magma is coming out, deposited over the earth surface, certain kind of landform will be developed. कुछ ना कुछ तो develop होगा ना. Lava is coming out, reaching to the surface, deposited over there, certain features will be formed. Let us talk about the volcanic landform. When lava eruption is there, what kind of landforms will be developed? किस तरह के landforms develop होंगे, सवाल आता है. So when it comes to the volcanic landforms, that is a volcanic activity that is result in the formation of different kind of landform. But yes, we will classify them into two categories. See how. Let us say magma was trying to come out. But unfortunately, magma was not having so much pressure that it can reach to the earth surface. Yes, this is a possibility. Possibility है कि magma was trying to come out, but unfortunately it was not having so much strong force कि वो earth surface पे पहुंच पाता. It starts cooling down in the interior itself. Interior में ही ये cool down होना start हो गया. We will call it intrusive volcanic landforms. That is, the lava is getting cooled inside the earth surface. We are calling it intrusive landform. कोई ना कोई तो landform बनेगा. Obviously, magma is trying to come out, but unfortunately, it is unable to reach. But जब वो cool down होगा inside the earth surface, कुछ तो feature बनेगा. Type will be intrusive landforms. But if it will reach to the earth surface, we will call it extrusive landforms. So extrusive landforms are actually those landforms which got developed over the earth surface. Intrusive landforms are those landforms which got developed inside the earth surface, right? Inside. So that is outside the earth surface, extrusive.
inside the earth surface, intrusive, right? So when it comes to the extrusive volcanic landforms, extrusive volcanic landforms mean they are formed due to solidification of lava on the earth surface along with the accumulation of pyroclastic material, dust, ashes and so on. Now, when let us say the lava is coming out from a central pipe, we will call it central eruption. तो ये central eruption में क्या क्या form हो सकता है? Cinder cone form हो सकता है. One landform will be cinder cone. Cone is cone shaped. This type of shape is named as cinder cone. Low height mound of volcanic dust, ashes, pyroclastic material. We are calling it cinder cone because it is low height mound. जैसे Mount Jurela in the Mexico is a cinder cone. But we can also have the silt volcano that is actually formed up when lava is coming out, getting deposited. Then again lava is coming out, another layer is getting deposited. Again lava is coming out, another layer is getting deposited. And layer by layer lava is getting deposited over the surface. We will call it shield cone, right? Layer by layer lava is getting deposited. We will call it shield cone. So shield cone will be formed over here, right? It can also have composite or stratovolcano. What does it mean? Steep-sided conical shape volcano that is formed by the hardening of acidic lava, that is andesitic. ठीक, composite या stratovolcano का मतलब है कि lava, andesitic type of lava is coming out and got stratified. You know one more important thing, because the stratified lava or the andesitic lava, it have more adhesiveness. Sometime when this lava try to come out, it even got cooled down itself into the vent. ये vent के अंदर ही cool down हो जाता है. It just got cooled down inside the vent, and when it is getting cooled down inside the vent, और थोड़े टाइम बाद जब लावा वापस से निकलता है तो इट डू द ब्लास्ट. ठीक है, समटाइम इट कम्स विद द ब्लास्ट, काफी ज्यादा ब्लास्ट के साथ में ये बाहर आता है. जब ऐसा होता है तो ऑब्वियसली आपका जो वेंट था वो काफी वाइड हो जाएगा. वी विल कॉल इट क्रेटर. दैट इज द बेसिन और द फनल शेप डिप्रेशंस formed at the mouth of the volcanic vent. Volcanic vent के ऊपर जो डिप्रेशन बन जाता है. Why? Because the lava was trying to come out, but it was, the whole pipe was blocked. It just got blast and it got widened. We will call it crater. Now there is one more important thing that is named as caldera. Large shallow cavity larger than a crater. Obviously when the crater will enlarge itself, outside से forces लगेंगे, क्रेटर अपनी साइज को बढ़ाने की कोशिश करेगा. वी विल कॉल इट कैल्डेरा, राइट? तो ये आपके क्रेटर और कैल्डेरा की फॉर्मेशन होती है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वाज, इट इज नॉट नेसेसरी कि लावा विल always reach to the earth surface. Sorry, magma will always reach to the earth surface. Sometime it just cool down inside the earth surface. Something like this. Sometime it just got cooled down inside the earth surface. So when the lava is not reaching to the surface, when magma is just cooling down inside the earth surface, then even we will be having some kind of some different types of landforms. It will be intrusive landforms. We will call it intrusive landforms. When magma is unable to reach to the surface, it is just cooling down inside the crust. We will call it intrusive landforms. Out of the intrusive landform, one shape is named as dikes. Dike is a type of intrusive landforms. What are dikes? Dikes are actually those landforms which are vertical or highly inclined sheet, which are vertical or they are highly inclined sheet. If you will see over here, they are actually inclined with the surface, with the upper surface, they are inclined. So if they are inclined with the upper surface, either they will be vertical or they will be somewhat inclined. We will call it dikes. Now if
instead of inclined, they become parallel to the earth surface. Then what we will call it? We will call it seals. Seals are also the same structure, but their direction of cooling is parallel to the earth surface. ठीक है ना? When magma is cooling down perpendicular or inclined to the earth surface, we will call it dikes. When it is parallel to the earth surface, we will call it seals. Now we have laccolith. What is laccolith? Laccolith is actually a large mound of igneous rocks with lower surface as flat and upper surface as an arc shape in the form of a dome. Let me show you over here. See right here. Laccolith is actually a dome shape structure which is flat at the bottom, and curved out on the top. That is named as laccolith. ठीक है? Large mound of igneous rocks that is flat over the lower surface and curved over the upper part. We will call it laccolith. Now next is lapolith. What do you mean by lapolith? Lapolith is actually the inverted form of laccolith. It was a dome shape. Laccolith was dome shaped. Lapolith is a bowl shaped. Okay? Lapolith will be saucer shaped, larger saucer shaped mass of the igneous rocks. They are produced by the rising of magma over the region. So it will be something like this. It is a saucer shape, right? You can see right here. It is a saucer shape. We will call it lapolith. And if it is a wavy structure right here, then again up, then again down, again up, something like that, we will call it faccolith. If it is having anticlines, synclines, anticlines, synclines, if it is having a wavy structure, we will call it faccolith. हम इसको क्या बोल देंगे? Faccolith बोल देंगे. Now we have the batholith as well. Batholith is actually a very large dome shape, very large, something like laccolith. But one important feature is it is connected with the magma chamber. जहां से मैग्मा आता है ना, उससे डायरेक्टली कनेक्ट होगा. यहाँ पे देखो बैथोलिथ मैग्मा चैम्बर से कनेक्ट है. यहाँ पे काफी अमाउंट में लावा आता है, मैग्मा आता है, कूल डाउन होता है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है. सम टाइम बैथोलिथ इतना बड़ा हो जाता है कि इवन इट पुश द अपर लैंड टू गेट अपलिफ्टेड एंड फॉर्म द प्लेटूज. जैसे छोटा नागपुर प्लेटू है आपका. छोटा नागपुर प्लेटू के नीचे हमारे पास क्या है? बैथोलिथ भी है. ठीक है? Below the Chota Nagpur plateau, we have batholith. So that is an important part. Now, important thing is when magma is coming out and deposited over the earth surface, obviously the magma will bring some minerals. That will be highly important for us. Obviously, when magma will try to come out, deposited over the earth surface in the form of lava, it will be bringing some of the minerals. And those minerals are highly important for us. वो minerals हमारे लिए काफी important होंगे. तो minerals क्या होते हैं? Is an organic, inorganic, natural compound. Distinctive chemical properties, physical properties, composition, and atomic structure they have. When it comes to the formation, so magma is the primary source of minerals, right? How the minerals will be formed? Magma, lava. It is coming out from the earth surface, below the earth surface, and reaching to the upper part, getting cooled down, and minerals will be formed. Right? So major source is magma chamber. When this magma will be reaching to the earth surface, it will be crystallized, gypsum, salt water, nickel, cobalt, metallic, non-metallic, सभी type के minerals we will be having. So magma is the major source for the minerals, right? Now basically, when we are looking upon the minerals, we can have different types depending on the composition, coloration. Depending upon the composition, its coloration, and so on, we have different kind of minerals, right? Like you have the silicate minerals.
name itself is suggesting where the silicon and oxygen are in abundance, we will call it silicate minerals. Feldspar, mica, these are silicate minerals. On the same way, you have carbonate minerals. Carbonate minerals, they are having more abundance of the calcium carbonate type, calcite type. They have the sulfide minerals. Sulfide minerals means the minerals containing more sulfur in them. We will call it sulfite minerals. Then we call it metallic minerals, where metals are present in abundance like copper, magnesium, iron. These all are the metallic minerals. So we will be having metallic minerals over here, right? So we have metallic minerals, sulfide minerals, carbonate minerals, silicate minerals. We have different kind of minerals present everywhere, right? Now, obviously, when lava is reaching to the surface, it also led to the formation of rocks, right? Rocks are the aggregate of minerals. More minerals are getting aggregated at the same place. We have the different kind of rocks, that is igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. We have three different type of rocks. Actually, these different type of rocks are classified on the basis of the way of its formation. किस तरीके से ये फॉर्म हुए हैं, उनके बेस पे हम इन रॉक्स को क्लासिफाई करते हैं, इग्नियस में, सेडिमेंट्री में, मेटामॉर्फिक में. कैसे? कि when lava is coming out and getting deposited, obviously this molten lava is coming and getting deposited, we will call it primary rocks or igneous rocks. ठीक है ना? हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी रॉक्स or we will call it igneous rocks. Fine. When these rocks got formed, after some time, some forces are working from outside. कुछ forces बाहर से काम करते हैं, जैसे कि rain water, river water, glaciers, wind. These all will be working. When these all will be working on the rocks will be fragmented. The rocks will be fragmented and we will call it sedimentary rocks. The primary rocks will be fragmented and we will call it sedimentary rocks. After this, sometime under high temperature and pressure conditions, the rocks just got transformed. Obviously, if I will keep something at higher pressure and higher temperature, then something will be transformed. We will call it metamorphic rocks. हम इसको क्या बोलेंगे? Metamorphic rocks. So we have igneous rocks, we have sedimentary rocks, we have metamorphic rocks. We have different kind of rock system depending on the way of its formation. ये किस तरीके से form हो रहा है उसके way पे depend करेगा. Fine. So actually these all rocks are interconvertible into each other. Give me a second. These all rocks are interconvertible into each other. Right? Getting it? The rocks are interconvertible into each other. The igneous rocks, that is primary rocks, will be converted into metamorphic, igneous into sedimentary, and so on. The process is continuous. And even it is not cyclic in a one way. Even metamorphic can be easily converted into igneous. Igneous will be converted into sedimentary. Sedimentary can be converted into metamorphic. This is vice versa. So all type of rocks are interconvertible into each other, and that process is actually known as rock cycle. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल. अब देखो क्या होता है. इससे हमें पता लगता है कि अर्थ सरफेस इज हाईली डायनामिक इन नेचर. And yes, it is. Earth surface is highly dynamic. For understanding the dynamism of Earth surface, we need to understand the geomorphic process. But before understanding the geomorphic process, we need to understand one important theory named as plate tectonic theory. Now what it is, I will explain it briefly. Plate tectonic theory. See what happened actually. There was a geographer, Alfred Wegener, and he proposed that the land mass like North America, South America, and so on, जो आप देख रहे हैं, once upon a time, they used to be a single land mass. वो एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि they used to be a single land mass. वो एक ही land mass हुआ करते थे. Single land mass. They used to be
सिंगल लैंडमास। अब वो सिंगल लैंडमास तो होते थे, बट वो अलग अलग कैसे हुए? तो ये बताया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के थ्रू। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने प्रपोज किया कि लैंडमास एक हुआ करता था, फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लोरेंशिया गोंडवाना में। पेंजिया हुआ करता था, पेंजिया को डिवाइडेड इनटू लोरेंशिया एंड गोंडवाना, दो पार्ट में डिवाइड। और लोरेंशिया गोंडवाना से फर्दर आज डिवीजन में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड सो, ये सब लैंडमास बन गए। बट व्हेन पीपल स्टार्ट आस्किंग what was the force behind this, so that person was actually unable to explain the forces. उन्होंने बोला कि gravitation force of sun and moon and so on, that is actually irrelevant forces. That's why this theory went into a ठंडा अवस्था, खत्म हो गई theory. अब एक theory आती convectional current theory. Convectional current theory का purpose ये था कि we just want to explain the forces behind the movement of these landmass. कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कहती है, अब ये भी हमें पढ़ा था, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी प्रपोज्ड कि यस, फ्रॉम द हाई टेम्परेचर द करंट विल बी ट्रांसफर्ड, कन्वेक्शन करंट, मैग्मा, टू द अपर पार्ट. From the higher temperature to the lower temperature, they will be transferred. When they are going from the higher temperature to the lower temperature, they will just bifurcate the plates. They will divide the earth crust into different parts, bifurcate the plates. तो ये bifurcation यहाँ पे नजर आता है आपका. जब bifurcation होता है तो plates move करती हैं और ये movement होता है. इसका यूज किया एक नेक्स्ट थ्योरी ने, इसको बोला गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि देखिए, सी फ्लोर इज कंपैरेटिवली थिन, continental floor is comparatively thick. That's why more volcanic eruption happens over the oceanic floor. And when volcanic eruption happens, oceanic floor starts expanding. Oceanic floor starts expanding. And that is the actual process which is working behind this plate tectonic theory. अब plate tectonic theory आती है और सब कुछ explain करती है. Plate tectonic theory कहती है कि the earth surface is divided into plates. What are the plates? Plates are actually the smaller fragment of the crustal part. Plates are actually the smaller fragmentation of the crustal part. जो अर्थ क्रस्ट है उसके small fragments को plate बोलते हैं. And there is possibility कि we can have continental plate, we can have oceanic plate, purely continental, purely oceanic. But there is one more possibility, that is oceanic come continental plate can also be there. Oceanic come continental plate can also be there. So we can have a continental plate, we can have a oceanic plate, we can also have the continental come oceanic plate, right? ये भी हो सकता है. और उन्होंने बताया कि when these plates are interacting with each other, then everything got formed. ये प्लेट इंटरेक्ट कैसे करती हैं? So again, there are three types of interaction possible. One is convergent motion. Another is divergent motion. And third one is transform motion. Actually होता ये है, ट्रांसफॉर्म मोशन का मतलब है दो प्लेट एक दूसरे के पास से जा रही है. तो जब दो प्लेट एक दूसरे के पास से जाएंगे तो ऐसा कोई चेंज आएगा नहीं, बट यस देयर विल बी फ्रिक्शन. Because of the friction, there will be a strong earthquake in this area. Because of friction, there will be strong earthquake in this area. That's why the transform motion is named as conservative motion. The transform motion is named as conservative motion. ठीक है? Why conservative? Because neither the new plate is getting formed, nor the plate is getting destroyed. ना तो प्लेट destroy हो रही है, ना नई प्लेट बन रही है. तो it's a conservative. But when it comes to the divergent plate, obviously the plate will be diverging from each other when the rising limb of convection current is there. Magma is trying to go out. It will be pushing these plates to move away. Divergent.
New magma will be deposited over to the surface. New lava will be deposited over to the surface, and that's why divergent boundary is known as constructive boundary. Divergent boundary will be named as constructive boundary. Divergent boundary को हम constructive boundary बोलेंगे. Third category, convergent boundary. Over here, plate tectonics says when two plates are converging with each other, there are different kind of possibilities. What are the possibilities? Let us say. If two continental plates are converging with each other, continent, they will be folded into each other. Because both plates are lighter, दोनों हल्की plates हैं, they will be folding into each other. If continent and ocean plate are coming towards each other, the ocean one is heavy. That's why it was at a lesser height. So it will be subducted under the continent one. Then volcanic eruption will happen. When ocean plate is converging, obviously the bigger plate is heavier, it will be subducted, again volcanic eruption will happen. That's why even I was saying in the Pacific Ocean, because it is an oceanic plate, so Pacific Ocean when interact with the other plates, it got subducted. When subduction happens over the area, volcanic eruption is found. That's why most abundant volcanic eruption is found in the Pacific area. सबसे ज़्यादा volcanic eruption जो मिलता है हमें, it is found in the Pacific Ocean. हमें Pacific में ही मिलता है. So we can say yes, these all are the processes which works in tandem. One or the another forces are working on each other simultaneously, continuously, and the results will be there will be formation of different kind of landforms. इसी को हम geomorphic process बोलते हैं. But geomorphic process में it's not only about earth interior. Geomorphic actually means, geo means earth and morphic means formation. Morphic means formation. Geo means earth and morphic means formation. So it is actually about earth formation. Shape is changing over the surface. Like Himalayas are there. Let us take example. So obviously Himalayas are million years old mountain. So I know, yes, two plates are converging into each other and they are folded into each other. Himalayas are getting formed. But that doesn't mean this is the single force which will decide the shape and size of the Himalayas. इसके अलावा भी forces हैं भाई nature में. Himalayas में itself glacier we have. And when the melting of glacier happens, the glacier will cut down the Himalayas, will erode them and will change the shape. That is also a geomorphic process. So actually when it comes to the geomorphic process, it simply means the process which led to the development of Earth's surface, but it can be classified, the forces which are accountable for the geomorphic process will be of two type. Forces जो होंगे which are accountable for the geomorphic process are of two type. One is named as endogenic, another is named as exogenic. एक कहलाएगा आपका endogenic और दूसरा कहलाएगा आपका exogenic. When it comes to the endogenic processes, they are the internal forces. Endogenic means something is happening from interior. Endogenic simply means something is happening from the interior. Endogenic processes are the internal forces that drive the energy from the Earth's interior and responsible for giving the shape to the crust. Right? Endogenic is something which is working from the interior of the Earth. Endogenic is something which is working from the interior of the Earth. When it is working from the interior of the Earth, it is reshaping the Earth surface. ये क्या करेगा? Earth surface को reshape करेगा. When it comes to the exogenic forces, these are the actual forces which are working from outside. Exogenic forces are the actual forces which are working from outside. बाहर से काम कर रहे हैं. They are the exogenic forces which drive the energy from exterior part, maybe in atmosphere. Obviously, they will transform
They will deform the landforms, but they are working from outside. So we can categorize them into two broader part, endogenic and exogenic. Endogenic are working from inside and exogenic are working from outside. Exogenic are working from outside, right? So if we will classify the geomorphic process, we have the endogenic and exogenic part. This is very important chart actually. इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. You need to understand this carefully. So when it comes to the geomorphic processes, we can say there are two types of geomorphic processes, endogenic and exogenic. Right? We have two types of processes. One is named as endogenic, another is named as exogenic. When it comes to the endogenic, processes, we will categorize them into two broader part again, the diastrophic one and the sudden one. Endogenic means something is happening from the interior. No doubt. Endogenic means something is happening from the interior. But from interior, there are two possibilities. They can be slow forces, they can be fast forces. Forces ऐसे हो सकते हैं जो slowly काम कर रहे हैं. Forces ऐसे भी हो सकते हैं जो कि sudden काम कर रहे हैं. Important thing is, जैसे एक चीज समझो, हम धीरे धीरे अपनी डिस्कशन कर रहे हैं ज्योग्राफी की, टॉपिक बाय टॉपिक हम अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं और आप उसको समझ रहे हो. लेकिन अगर हम उसको बहुत फास्ट चलाना शुरू कर दें, हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा. तो एक्चुअली यही होता है हर जगह पे. आप एक व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, तो आप ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे. दिस समथिंग कंस्ट्रक्टिव. अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपको पता है डेस्टिनेशन क्या है, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं. मतलब when the forces are working slowly, we will call it constructive forces, because they will construct something, right? We will call it constructive forces because they will construct something. When the forces are sudden, we will call it destructive forces because they are not going to construct, they will destroy something. Earthquake आ गया, it will destroy. Earthquake is not going to create something new, it destroy करेगा. Destructive होता है, तो earthquake है, volcanism है, destructive. Constructive forces means they are slow forces. They will construct something, they will build something. Now the construction, when construction is there, when constructive forces are there, we will further classify them into two categories. The constructive forces will be further classified into two categories. One is named as aperogenic and another is named as orogenic. But obviously, when we are talking about the construction on the earth's surface, either the continent will be formed or the mountains will be formed. So when the forces are working and the continent development is there, when forces are working in tandem and continental development is there, we will call it aperogenic forces, continental building forces. When forces are working and mountain development is there, we will call it orogenic forces, right? So we have continental forces, continental development, that is aperogenic forces, and we also have the mountain development, that is orogenic forces. हमारे पास continental development, aperogenic forces हो सकते हैं. We also have the orogenic mountain development forces. Now important thing is, when it comes to the development of the plain area, what at most will be happening? From the ocean surface, there is an upward motion and emergent plane is there. Plane is emerging from the ocean surface. So it can be upward or it may be possible the plane is going down, downward motion. Two possibilities, upward or downward. When it comes to the orogenic mountain development, then the plate motion
will be tensional or compressional. Compressional means, like you can take example of the Indian plate and Eurasian plate, they are compressing into each other. Indian and Eurasian plate are compressing into each other, right? Indian plate is pushing the Eurasian plate and they are compressing into each other. And compression is there, fold mountains will be formed. Fold mountains will be formed. Tensional means we are stretching something. We are stretching something. Tensional forces will be formed. So compressional tension are also there. So this is the category which is working from inside. Now it may be possible the forces are working from outside. Forces कहाँ से काम कर रहे हैं? बाहर से. Exogenic forces. When it comes to the exogenic forces, we have the weathering and we have the erosion. Weathering means टूटना किसी चीज का, breaking of something. So it is a in situ process, on-site process. There is no motion involved into it. It is simply breaking of something. किसी चीज का टूटना है, वहीं टूट जाता है. And erosion involve motion. Sorry. Erosion involve motion. Yes, we have the weathering and we have erosion. Now weathering can further be classified into 3 different types. Weathering को हम further 3 अलग type में classify कर सकते हैं. That is physical weathering, chemical weathering and biological weathering. हमारे पास physical weathering हो सकता है. We can also have the chemical weathering. We can also have the biological weathering. Physical means, have you watched the movie Manji the Great? एक हैमर लेके उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया. Physical force. If I am applying a physical force on anything, और उससे breakage हो रहा है, टूट रही हैं चीजें, ठीक है? I am applying a physical force on something, और उससे चीजें टूट रही हैं. That is physical weathering. Chemical weathering means, like acid rain से आपका ताजमहल खराब हो रहा. ठीक है? That is chemical weathering. Chemical reaction is going on. And when it comes to the biological weathering, it is something like the plant roots. कई बार होता है ना कि किसी दीवार पे पीपल का पेड़ ग्रो कर जाता है और जब उसकी रूट्स स्प्रेड होती हैं तो दीवार टूट जाती है, राइट? वो दीवार टूट जाती है, तो वो क्या कहलाता है आपका? बायोलॉजिकल वेदरिंग. तो वी हैव द फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग. वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेदरिंग्स ओवर देयर, है ना? अलग अलग टाइप की वेदरिंग हमारे पास स्प्रेडेड होती है इन डिफरेंट एरियाज. तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इट वर्क्स. And another aspect is erosion. Erosion is something associated with the movement. Erosion is something that is associated with the movement. Something is moving. Something is not stationary. It's not a in situ process. It's an ex situ process, right? Weathering is a ex situ. Erosion is an ex situ process. Like ice will be an agent, river water, sea, wind, underground water, whatsoever, they will be working as an agent. They will be eroding an area and depositing it at some other place. तो वो भी weathering कहलाता है. Right? So we have different kind of weathering processes and then erosion processes. ये complete मिला के हमारे पास geomorphic processes होते हैं. Endogenic, exogenic, the outside forces, inside forces, they will be working in tandem. हाँ, important thing is they will be working in tandem. ऐसा नहीं है कि when endogenic forces are working, exogenic are not working at all. No. Himalayas, the 2 plates are compressing each other. Himalayas are rising. But along with that, glacier are doing erosion, rainfall is doing erosion, and so on process is going on. So that's why we can say endogenic and exogenic forces will be working together, right? Endogenic or exogenic forces will be working together. अब इससे फॉर्म क्या होगा? माउंटेन्स बनेंगे, प्लेटूज बनेंगे, प्लेन एरिया बनेंगे, right? Obviously, when endogenic and exogenic forces are working together, it led to the development of mountain, plateaus, plain and so on. बहुत सारी चीजें बनेंगी, right? Different features will be formed. Mountain, plateaus and plains will be formed over the area. So let's discuss about the mountain, plateaus and plains. When it comes to the mountains, obviously it is uplifted area but narrow at the top. When it comes to the plateau, it is also an uplifted area but its upper part is broader. And plain is not uplifted area, it's a flat area at the low altitude. Fine. So mountain, plateaus and plain are actually different kind of landforms.
Mountains, plateaus and plains are actually the different kind of landforms. So what are landforms? Landform is actually a feature on the earth surface that is the part of a terrain. Landform is a feature on the earth surface that is part of terrain. ठीक है, एक कोई भी terrain होगा, कोई भी area है, उसका part है, उसको landform बोलते हैं. We have two categories, the major landforms and the minor landforms. Mountains, hills, plateaus and plains, ये four major types of landforms होते हैं. ठीक है, mountains, hills, plateaus and plains, these are the four major type of landforms. When it comes to the minor landforms, births, canyons, valleys, basins, ये क्या होते हैं आपके minor landforms. ठीक है, these are the minor landforms. So you have the major landforms, you also have the minor landforms. Let's see कि major कौन से होंगे, minor कौन से होंगे. When it comes to the mountains, mountains is a landform that rise dramatically above its surrounding. भाई अपनी सराउंडिंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हाइट पे होते हैं, उनको हम माउंटेन बोलते हैं. लेकिन उसके साथ साथ में स्टीप स्लोप होता है, जो पीक एरिया होता है वो काफी स्मॉल होता है. ठीक है ना, और अलग अलग एरियाज में अवेलेबल है, तो लोकल रिलीफ जो है वहां पे वो अवेलेबल रहता ही है. तो यू कैन सी इन द फिगर, these all are the mountain because they have the sharp peak, they have the high height, altitude is very high, but they have the sharp peak. तो ये क्या होंगे आपके mountains कहलाते हैं, right? We have different kind of mountains. Obviously, on the basis of the way of formation, we have the different kind of mountains. So mountains are actually classified into numerous types based on the height, the period of origin, and the mode of origin. ठीक है ना? Based on the height, the period of origin, and the mode of origin, we can have the different kind of mountains. That is the fold mountains. ठीक है, हमारे पास क्या हो सकते हैं? Fold mountains हो सकते हैं. That is due to folding of the crustal rocks by the compressive forces, it generates endogenic forces. Like fold mountain, you can take example of Himalayas. But obviously, when two plates are folding into each other, and the mountains got formed. When two plates are folding into each other, two plates are coming towards each other, they are folding into each other, it led to the development of the mountain. They will be named as fold mountains, right? They will be named as fold mountains. Another example is volcanic mountain. When lava is erupted, and mainly which type of lava? Andesitic type. Mainly andesitic type. Andesitic type of lava is actually more adhesive in nature, more sticky in nature, more viscous in nature. That's why it just got piled up over the area again and again. It led to the development of a mountain, volcanic mountain. So volcano is defined as an opening or rupture in the earth crust through which magma, volcanic ash and other gases, they will be erupted out. Lava will be deposited and mountains will be formed. Second, the process is quite simple. From the small cracks, lava will be continuously erupted out, will be deposited, and a piling of lava layer by layer over each other led to the formation of mountains. वही होंगे हमारे पास volcanic mountains, right? That will be named as volcanic mountains. Now, different kind of landforms will be formed, like cinder cone, low height mound volcano dust, shield cone, that is piling of lava one or the another, composite और strato, जो कि आपका कॉनिकल शेप होगा और लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता जाएगा एसिडिक लावा, कि हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले. Apart from this, we can also have the block mountain. Now, block mountain used to get formed from the tensional or the compressional forces. The block mountain will be formed because of the faulting. और दो चीजें बनती हैं, या तो कंप्रेशन या फिर हम टेंशनल फोर्स लगाते हैं, तो एक एरिया अपलिफ्ट हो जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा. तो वी विल कॉल इट होस्ट एंड ग्रेबन. लोअर पार्ट, like you can see over here, lower part will be named as graben, upper part will be named as host. जो upper part है उसको हम host बोलेंगे, lower part जो है उसको हम graben बोलेंगे. तो host and graben will be formed. Host and graben will be formed over the area that is actually found. The block mountains are also known as fault block mountains, right? They are formed due to the faulting as a result of tensile or compressive forces. Tensile or compressive forces are working, उससे आपके
फोल्ड माउंटेन, या तो टेंशनल फोर्स या कंप्रेशनल फोर्स विल बी वर्किंग, उससे ब्लॉक माउंटेन बनेंगे, राइट। नेक्स्ट इज रेजिडुअल माउंटेन्स। रेजिडुअल माउंटेन मीन्स समथिंग व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड. The mountains are formed out of the existing mountain. Already we have the mountain. The residual mountains will be formed from the existing mountains. The fold, blocks and volcanic mountains are there. The high mountains are basically formed by the agent. When it comes to the formation, so already the mountains are in existence. Erosion and weathering will be going on. They will be deposited over the surface and the formation will be there. Right? Formations will be there. Nilgiri, Palkonda, Parshanath, Rajmahal Hills, Aravali Hills, Vindhya Hills, these all are actually the residual mountains. So already mountains थे, exogenic forces ने उनके ऊपर काम किया, कुछ sediments deposit हुए और आपके mountains बन गए, right? So that is actually the residual mountains. कुछ यहाँ पे plateaus वगैरह बन गए और जो ये बच गए ये residual mountains कहलाते हैं. जैसे Aravallis हैं, you will found Aravallis once a time used to be very extensive mountain ranges, but now they got eroded. इरोजन के बाद में जो भी लेफ्ट ओवर पार्ट बचा वो हम बोलेंगे रेजिडुअल माउंटेन्स, राइट। जो भी लेफ्ट ओवर पार्ट है वी विल कॉल इट रेजिडुअल माउंटेन्स. व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द माउंटेन्स? माउंटेन्स आर एक्चुअली हाईली सिग्निफिकेंट. दे आर एक्चुअली द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, राइट. abundant resources, mineral resources, metallic resources, non-metallic resources will be found in the mountain. Apart from this, the mountains are steep slope area. From there, water will be coming with the speed. Water, mountains are the steep slope areas. From there, the water will be coming with the speed. And if the water will be coming with the speed, energy, hydroelectric energy will be used. Generation of hydroelectricity will be there. Abundant source of water. It is by mountain like Mount Everest. It's having huge volume of glaciers. And those huge volume of glacier just melted out and they act as an abundant source of water. Then, when mountains are there, rivers are coming from the mountains, they will be eroding it. Rivers will be eroding the mountains. When the rivers are eroding the mountain, they will deposit lot of sediments over the surface, right? They will deposit lot of sediments over the surface. काफी सारे sediments इस पे deposit हो जाते हैं. तो फिर आपका फर्टाइल प्लेन बनता है. तो यस, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल प्लेन. अपार्ट फ्रॉम दिस, दे आर एक्चुअली वर्किंग एज अ नेचुरल पॉलिटिकल फ्रंटियर. लाइक वी यूज्ड टू कॉल चाइनाज फ्रंट. वी नेवर कॉल्ड इंडिया चाइना बॉर्डर. वी कॉल्ड इट इंडिया चाइना फ्रंट. फ्रंट क्योंकि ब्रॉड है. ब्रॉड क्यों है? क्योंकि हिमालयाज. एंड दिस इज वेरी ट्रू कि भाई चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो इतना ज्यादा इंक्रेजन करती है बाउंड्री पे, इंट्रूड करती है हमारी बाउंड्रीज पे. अगर हिमालयाज नहीं होते तो हमारे जो वॉर है वो काफी ज्यादा लेवल पे होते. इंटेंसिटी ऑफ वॉर ऑटोमेटिकली गॉट इंक्रीज्ड. तो ये डिफिकल्ट टेरेन है. एक पॉलिटिकल जो बाउंड्री डिफाइन हो रखी है वो नेचुरल फ्रंटियर के अकॉर्डिंग हो रखी है. तो यस, उसकी वजह से उनकी फोर्सेस यहां नहीं आ पाती और डिफरेंस देखने को मिलता है. देन टूरिज्म सेंटर, यस, जैसे हिमालयाज अच्छे टूरिज्म सेंटर हैं और क्लाइमेट के ऊपर भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा जानते हैं. जैसे इफ यू विल टेक एग्जांपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दे आर हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर. व्हाई? बिकॉज ऑफ द माउंटेनियस रीजन. तो यस, क्लाइमेट पे भी उनका काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, राइट. आफ्टर माउंटेन वी ऑल्सो हैव द प्लेटूज. What are the plateaus? The only difference between the mountain and plateau is major difference. The mountain have steep slope and a very pointed peak. Plateau on opposite side, they have flat top. They have the flat top. The plateau is a flat topped tableland. Plateau cover about 18% of the earth's surface. Though normally 600 meters above the sea level, the plateau of Tibet and Bolivia, more than 3,600 meters above the sea level, we have the plateaus. Plateaus are in existence because their very large area is covered under plateau. Even you can take example of Deccan Plateau. That's a vast area. Deccan Plateau
is having a vast area. Maharashtra, Karnataka, Telangana, this whole area is covered under Deccan Plateau. So yes, they have the vast area. It is not something like कि mountain है, mountain बहुत कम area cover करती हैं. Plateaus, they cover vast area. Now, sometime we call a feature named as mesas. ये क्या होते हैं? देखो, अगर कोई plateau ऐसा है जो इरोड होता चला गया और आइसोलेटेड है तो mesas कहलाते हैं. और इरोजन हुआ वो स्मॉल स्ट्रक्चर बन गया, बट्स कहलाएंगे. और इरोजन हुआ तो वो पिनाकल कहलाएंगे. तो मतलब धीरे धीरे जब वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, स्ट्रक्चर उसका स्मॉल हो जाता है, एरिया कम हो जाता है, तो वो प्लेटूज मेसाज में, बट्स में, बट्स ऑफ पिनाकल्स के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं, जब उनका फ्लैट टॉप जो है धीरे धीरे श्रिंक होना स्टार्ट होता है. यस, नाउ अगेन, like we were having different kind of mountains on the same line, on the same note, we also do have different kind of plateaus. अलग अलग टाइप के plateaus भी. जिसमें आता है आपका intermontane plateau. Name itself is suggesting intermontane. Intermontane plateau means the plateau is present between the two mountain ranges. The plateau, one mountain is on this side, another mountain is on this side, and in between them we have the plateau. We will call it intermontane plateau. Right? In between we have a plateau named as intermontane plateau. The plateau which borders fold mountain ranges and are partly or fully enclosed within them are known as intermontane plateau. Tibetan plateau, the Colorado plateau, these all are the plateaus which are present there. Next we have the Piedmont plateau. Piedmont plateau. The plateau that are situated at the foot of the mountain. We have a mountain range. Erosion is going on and the plateau got developed. At the foothill of the mountain, we will call it Piedmont plateau. Intermontane means it is in between the two mountain ranges like Tibetan plateau. Himalayas, Hindu Kush mountain ranges are there. Tian Shan, Kulun Shan mountain ranges are there. उनके बीच में आपका plateau है तो Tibetan plateau intermontane है. The plateau which is on the foothill, Piedmont plateau. Like you can say Maharashtra plateau, which is at the foothill of Western Ghat. मालवा प्लेटू इन इंडिया, पेट्रागोनियन प्लेटू इन अर्जेंटीना. ठीक है, तो ये सब क्या है आपके पिडमॉन्ट प्लेटू देखने को मिलते हैं. देन यू हैव द कॉन्टिनेंटल प्लेटू. इट्स बेसिकली लोकेशन इज एक्चुअली ऑन द वास्ट एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट. ठीक है, दिस प्लेटू गॉट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट. लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, स्नेक रिवर प्लेटू. ये बहुत सारे प्लेटूज हैं जो कि आपके कॉन्टिनेंट के अपलिफ्टमेंट की वजह से वो भी अपलिफ्ट हो गए. देन यू हैव वोल्केनिक प्लेटू. ऑब्वियसली लावा इज erupting आउट. नाउ कैन यू टेल मी कौन से टाइप का लावा, एंडेसाइटिक और बेसाल्टिक? इट्स बेसाल्टिक. एंडेसाइटिक लावा हैव हाई एडहेसिव कैपेसिटी. So when andesitic type of lava will be coming out, it will be converted into a mountain range, not in the form of a plateau. When basaltic lava is erupted, it will be spread in the vast area because of the lesser viscosity. Viscosity कम होने की वजह से बड़े एरिया में स्प्रेड होता है. That's why basaltic lava से plateau बनता है और andesitic lava से mountains बनते हैं. न्यूजीलैंड एरिया जो आपका हो गया, इंडोनेशिया region, ठीक है, Deccan region of India, these all are the basically volcanic plateaus because lava got erupted out and deposited over to the earth surface. Lava निकला और surface पे deposit हो गया. You also have the dissected plateau. Dissected plateau is actually the result of the upward movement of the earth crust. ठीक है, earth crust starts moving upward और इस upward movement की वजह से आपका प्लेटू जो है वो फॉर्म हो जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज डाइसेक्टेड प्लेटू. एक्चुअली इट जस्ट डाइसेक्ट द प्लेन एरिया. प्लेन एरिया को डाइसेक्ट करके ये अपलिफ्ट हुआ. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट द डाइसेक्टेड प्लेटू, जो हमारे पास यहाँ नजर आता है. सो अपार्ट फ्रॉम द माउंटेन एंड प्लेटू, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज प्लेन. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज प्लेन. इट इज अ लो लाइंग फ्लैट एरिया. नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया. प्लेन आर low-lying, relatively flat and slightly rolling surface. Very gentle slopes are present over the area. So plain
occupy around 55% of the earth surface, right? Plains क्या करते हैं? They occupy nearly 55% of the earth surface will be occupied by the plain. 55% of the earth surface will be occupied by the plain area. Most of the plain area have been formed by the deposition of the sediments brought down by the river. Obviously, when mountain ranges are there, the rivers are coming down, bringing lot of sediment, doing deposition, and that's why the plain will be formed. So the plains got formed by the sediments. They are coming down, deposited over the surface, and plains will be formed. Beside rivers, some of the plains have also been formed by the action of winds, moving ice, and tectonic activity. Right? Plain have an average height of less than 200 मीटर. आपका जो प्लेन की हाइट होगी वो 200 मीटर से भी कम देखने को मिलेगी. ठीक है. अदरवाइज तो इससे ज्यादा होगी तो 600 मीटर तक तो प्लेटू ही बन जाएगा. प्लेटू का भी तो अपर सरफेस तो फ्लैट ही था. देयर वाज ओनली डिफरेंस ऑफ हाइट. अप टू 200 मीटर हम प्लेन की हाइट देखते हैं. ठीक है ना. अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी का, वो आता है कि सर वी कैन ऑब्जर्व different kind of landforms in different type of areas. Like if you will observe the Sundarban area, you have a island part, Sundarban, delta part is there. If you will observe the Himalayan region, you have V-shape, U-shape valleys. If you will have the, you will observe the foothill of Himalayas, you have alluvial fan. तो मतलब ये हुआ कि different areas में we have different kind of landforms, right? In different areas, we have altogether different kind of landforms. Now the question is, how these landforms got formed? कैसे बनते हैं ये landform? कैसे ये landform बनते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है. Let's see. Let us understand. So let's talk about the landform development by the river water, by the glaciers. We will also be discussing by the wind, by the sea waves, by the groundwater, and so on. How the landforms will be formed, that we will be discussing as of now, right? So let's start. First of all, we will be talking about the landform development by the river. कि कैसे river जो है वो landform development करती है. So when it comes to the action of the river, so we need to understand first the basic concept of river. Then we will be talking about its action and its landforms. River, it is a body of water that flows down the hills under the force of gravity. Obviously, like Himalayas are there. From here, under the force of gravity, the water will be moving down. From here, under the force of gravity, the water will be moving down. Water जो है आपका, that will be moving down. It will be named as river. Now there will be a point from where it originate. There will be a point from where it originate. It is known as headwater or source, right? जैसे आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, it's a source for Yamuna river. गंगोत्री ग्लेशियर, source for Ganga river, right? मानसरोवर लेक, source for Indus river, ब्रह्मपुत्र river. तो मतलब ये हुआ कि yes, at certain part एक कोई लेक, कोई ग्लेशियर, कोई कुछ ऐसा होगा. From there the river will be originating and starting. वो होगा source. Then what is the mouth of the river? Mouth is actually the point from where the river will be entering into larger body. Like mouth of Ganga river, where river is entering into Bay of Bengal region. Mouth of the Ganga river means the river is entering into Bay of Bengal region. River Bay of Bengal के अंदर enter कर रही है, वो आपका क्या कहलाएगा? Mouth. Then what do you mean by tributaries? Tributaries are the streams that flows into a larger area on joining it. Another river, another river, another river, धीरे धीरे एक दूसरे को ज्वाइन करते रहेंगे. स्मॉलर स्ट्रीम जो बड़ी स्ट्रीम को ज्वाइन करेंगे, और जिस पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे उसको कॉन्फ्लुएंस कहते हैं. और अगर मान लो कोई ट्रिब्यूटरी की बजाय ज्वाइन करने के बजाय एक रिवर बाइफरगेट हो जाए, लाइक हुगली रिवर बाइफरगेटेड फ्रॉम गंगा. हुगली रिवर गंगा से बाइफरगेट हो जाती है. At that time we will call it distributary. Tributary is the river is joining or adding water in the major river. Distributary is it is extracting water, right? Then it come to the drainage basin. Drainage basin. Drainage basin is that area जहाँ पे water जो है collect होके आपका पूरे एरिया में distribute होता है.
watershed, watershed एक ऐसा एरिया जहां से water divide होता है. If you will take example of peninsular India, you will found in the peninsular India either we have the west flowing river or east flowing river, and that is the western Ghat are the water divide, watershed, है ना. तो ये कुछ जनरल टर्म्स हैं जिनका हम यूज करते हैं. देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं द लैंडफॉर्म्स विच विल बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ ए रिवर. एक रिवर के हेल्प से किस टाइप के लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं. और जो अगर मुझे ये जानना है तो आई शुड बी अवेयर अबाउट थ्री इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज which will be performed by every agent. That's why we are discussing it in the first level: erosion, transportation, and deposition. Erosion, transportation, and deposition. These are the three important activities involved over here. Obviously, when river is originating from the mountain ranges, because of the steep slope, high gravitational force, it is higher at the energy level. Its energy level is very high. ठीक है ना. The river is having higher energy level. river का energy level जो हो काफी ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं यंग रिवर सिस्टम, जो आपका अपर कोर्स है. उसके बाद में अगर मूव करें तो सेंट्रल पार्ट जो मिडिल कोर्स कहलाता है, फिर अपर मूव करेंगे लोअर कोर्स कहलाता है. तो ये आपके अलग अलग कोर्स हैं. दिस इज द पार्ट जिसको हम यूथफुल रिवर स्टेज बोलते हैं. ये मैच्योर स्टेज होती है और ये ओल्ड स्टेज होती है. इट इज समथिंग लाइक द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग. लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग मींस in youthful stage human beings have high energy. In youthful stage human beings have high energy. In mature stage energy थोड़ा सा डाउन हो जाती है, and in old stage energy बहुत कम हो जाती है. adaptability energy के साथ आती है, वो भी खत्म हो जाती है. Like if you will ask your grandparents to wear new kurta and let's go to the party, they will deny. They will completely say no, we doesn't want to go. And why they are saying no? The reason is simple कि अडेप्टिबिलिटी खत्म होगी. नए रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहीं पता नहीं किस तरीके से खाना होगा. अब हम अपने घर पे जो डाइनिंग टेबल है दैट इज परफेक्ट, वहीं पे खाना खाओ, बहुत बढ़िया है, राइट. सो दैट्स अ डिफरेंस. द रिवर इटसेल्फ, द रिवर इज हाईली एनर्जेटिक एंड अडेप्टिव in the youthful stage, lesser adaptive in comparison in the mature stage, and at the old stage the river is not adaptive at all. That's why in the youthful stage river do erosion, because it is higher at the energy. It have the more holding capacity, moving with the higher speed, more holding capacity. You can compare it by a bucket of water you are storing in your bathroom. आप अपने bucket of water एक टैप को ऑन करें और bucket of water को स्टोर कर लें. You will observe कि जब पानी धीरे धीरे स्टैग्नेंट होगा, स्टेशनरी होगा, तो नीचे सेडिमेंट जमा हो जाएंगे, राइट. नीचे सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे. जब सेडिमेंट नीचे जमा होंगे, जब सेडिमेंट्स नीचे जमा हो जाएंगे तो यू विल इजीली बी एबल टू सी कि वो पानी जब स्टेशनरी हुआ तब ये जमा हुए, डिपॉजिट हुए. दैट मीन्स व्हेन वाटर इज एट हायर एनर्जी लेवल इट डजंट do deposition, instead it do erosion. So when the river is in the youthful stage, water speed is very high, it is at youthful stage it will be doing erosion. Over here at mature stage it will be doing erosion as well as deposition, and in the old stage it will only be doing deposition, deposition and deposition. लगातार यही चलता जाएगा. तो ये प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलता है अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स. That's why we have different kind of landform development in different regions. Different kind of landforms अलग अलग region में देखने को मिल जाते हैं. Like in the youthful stage, this stage begins from the origin of the river and generally forms a mountain or a hill or a top, and under the influence of the gravity, river जो है धीरे धीरे आपका नीचे जाती रहती है. The river's velocity is very high. It cut the slope in the vertical direction. इतनी high speed होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या करती है, स्लोप को कट करती है, जिसको बोलते हैं हम वी शेप्ड वैलीज. ठीक है, वी शेप्ड वैलीज. इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वी शेप्ड वैलीज. ठीक है, वर्टिकल इरोजन एक्सीड्स द लिटरल इरोजन इन दिस स्टेज.
वी शेप डेप्थ जो है वैलीज की बढ़ती जाएगी। विड्थ, लेटरल इरोजन मींस विड्थ नहीं बढ़ेगी वैलीज की, ठीक है ना। एरिड प्लेसेस के अंदर ये सीजनल होता है, बट स्टिल होता तो इरोजन है इन यूथफुल स्टेज, ठीक है। इन केस ऑफ मैच्योर स्टेज रिवर की स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है। जब कम होती है तो रिवर एक जेंटल स्लोप पे आ जाती है। एंड हियर instead of the vertical erosion which was dominant earlier, lateral erosion is dominating in this stage. That's why earlier we were having V-shaped valley. Now this valley, because of the lateral erosion, will be converted into a U-shaped valley. This V-shaped valley will now be converted into a U-shaped valley. ये V-shaped valley अब क्या होगी? U-shaped valley के अंदर convert हो जाएगी in the mature stage. So as a result, the V-shaped valley widened and it becomes a U-shaped valley. That's why the volume of water increases, resulting in the increase in the river load and so on. क्योंकि ट्रिब्यूटरीज भी इसको अब तक ज्वाइन कर चुकी होती हैं, काफी सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर को आके ज्वाइन कर लेती हैं. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज, as earlier I had told you, instead of only doing erosion, it will also start doing deposition. और अगर डिपोजिशन करना स्टार्ट करती है रिवर, तो ये रिवर मियंडर करती है. रिवर इज नॉट मूविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड. River will frequently be changing its path. River will be meandering, right? River will be frequently changing its path, and the river will be meandering, marked by the meanders, alluvial fan and cones, river terrace. They will be formed. We will discuss all of them one by one. And the old stage, the river will almost reach to the flat area. That's why its energy is very down. The slope of the land is very gentle. The river is heavy, very large debris is brought down by the upper course. It will be deposited at the lower part. And over here, delta will be formed. And even river starts creating its distributaries. पहले तो tributaries थी, तो river को join करती है. Now it starts creating distributaries. River bifurcate होना start हो जाती है. जैसे सुंदरबन delta is a bird foot delta. Why I am calling it bird foot delta? एक बर्ड होता है ना, उसका फुट होता है, अलग अलग डिवाइड होता है. ऐसे ही ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर जब ज्वाइन कर लेती हैं, मेघना रिवर बन जाती है, पद्मा रिवर मेघना रिवर बन जाती है. सब वो मेघना जब ड्रेन करती है तो वो बाइफरगेट हो जाती है बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर. दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट बर्ड फुट डेल्टा. इन द ओल्ड स्टेज रिवर मेक्स द डेल्टा एंड इट इज एक्चुअली द बर्ड फुट डेल्टा. ठीक है, ये डेल्टा बर्ड फुट डेल्टा होता है. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, लेट्स टॉक अबाउट द रिवर वैलीज, है ना. इरोजनल फीचर्स के बारे में बात करने पहले, तो इन द इरोजनल फीचर्स वी हैव द इंपॉर्टेंट फीचर व्हिच इज रिवर वैली. तो रिवर वैली इज एक्चुअली इन एक्सटेंडेड डिप्रेशंस थ्रू विच द रिवर विल बी मूविंग. ठीक है, रिवर वैली का मतलब क्या है? एक डिप्रेशन होगा, एक काफी डीप एरिया होगा, काफी स्टीप स्लोप होगा, जहां पे काफी डेप्थ होगी इसकी. ये आपका एरिया कहलाता है रिवर वैली. डिफरेंट स्टेजेस के अंदर रिवर वैली की शेप अलग अलग होती है, जैसा मैंने बताया. इन द यूथफुल स्टेज द रिवर विल बी डूइंग वर्टिकल इरोजन. In the youthful stage, the river will be doing vertical erosion. In the mature stage, river will be doing lateral erosion. So when the river is doing vertical erosion, V-shaped valley will be formed. When the river is doing lateral erosion, U-shaped valley will be formed. When the river is doing vertical erosion, V-shaped valley will be formed. When the river is doing lateral erosion, U-shaped valley will be formed. So V-shaped valley and U-shaped valley, these will be formed. So in the youthful stage, long, narrow and steep-sided valleys will be formed. In the mature stage, U-shaped valley, lateral erosion, valley widening, these all things will be found over the area, right? Now there is one more important feature which is named as gauge. What is this? You can compare it with valley. Actually, valley is narrow at the bottom and wide at the top. But when it comes to the gauge, it almost have same width at the bottom and same width at the top. It is something like this. Same width at the bottom, same width at the top. It will be called as gauge. When it comes to the canyon, so it is a type of gauge, but
It will be kind of circulatory motion found with the river. Grand Canyon, Colorado River, Gandhi-Kota Canyon. We have lot of canyons. So it is something like the gorge की तरह ही दिखता है ये canyon, right? तो ऐसे इसके अलावा waterfall, कि sometime river is unable to erode the mountain up to the lower level. That's why the water will be falling from the height under the force of gravity. Water will be falling from the height under the force of gravity. We will call it waterfall. बहुत सारे waterfall है southern India के अंदर because harder rocks are there. It mostly happens when harder rocks are there at the bottom. If the rocks are softer, erosion can easily be happen. Because rocks are harder, the river will be going, eroding it and falling down. But because rocks are so much harder, it is unable to erode. ये क्या करता है आपका? Erode नहीं कर पाता. अब erode नहीं कर पाएगा तो obviously it's a big problem. Obviously it's a big problem. Erosion ये कर नहीं पाएगा. So that's it. That is actually the scenario we have over here. So waterfall, river water descends with a sudden fall from the height. ठीक है, हाइट से एकदम से वाटर नीचे गिरता है और आपका सडन फॉल हो जाता है. अब होगा क्या? देखो, when water is falling from the height, obviously water will be exerting some kind of force in this area and will be doing erosion at this platform. We will be calling it plunge pool. ठीक है ना? Pothole और plunge pool. Pothole आपने देखा होगा जनरली बारिश के टाइम पे सड़कों में गड्ढे बन जाते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसको प्लंज पूल कह सकते हैं जब वो बड़ा हो जाए, है ना? So descending water exert a large force on the underlying strata and creating a pool. Various factors can be attributed for this. Resistant rocks will be there that led to the, देखो harder rocks are there that led to the development of waterfall और इससे plunge pool बनता है. जैसे Zambezi river Victoria fall बनाती है, right? Important example है, काफी बड़ा fall है Victoria fall. तो this is something like this. अब वो फॉल डाउन होगा, यहाँ पे गड्ढे बनते जाएंगे, रॉक्स का पूल कहलाएगा, प्लंज पूल बन जाएगा. ठीक है, लार्ज होता रहेगा. Then there is one more feature named as rapids. Rapids are actually the small waterfall. Small waterfall in the sense कि waterfall was something कि water is falling from very large height, very high altitude, but over here the water will be falling and again falling and again falling and again. It is something like step farming जैसे होता है ना वैसे. जैसा स्टेप फार्मिंग होता है कुछ उस प्रोसेस पे काम करेगा. तो these are the smaller variants of waterfall when the river flows through the areas of unequal resistance of hard and soft rocks. When river flows through the areas of unequal resistance of harder and softer rock, we have the potholes and we have the plunge pool that we had discussed already. Potholes are the circular depressions, like over here you can see these are all are the potholes. When more one or two or three potholes will combine each other and it become very large in structure, we will call it plunge pool. ठीक है ना? When smaller structures are there, we will call it potholes. When those also smaller structures will combine with each other, it led to the development of plunge pool. Plunge pool बन जाएगा. ठीक है? At the base of the water. Now there is one more process named as river meandering. That's a very important feature. River meandering is a very important feature. What does it mean? The river, instead of moving straight forward, when it is changing its path frequently, we will call it river meandering. If the river have more sediments, it meanders more. It meanders more. It is something like this. The river will be changing its path very frequently over the area. We will call it meandering of river. So these are the bending in the course of the river, and they are formed when the river water erodes the banks on the outside channel and the sediments are deposited inside the channel. What does it mean? See, let's say a river is bending its path, something like that. So obviously you can understand that when river water is moving like this, the river water which is going on outside part, it will be at a higher speed, and the inside water will be at a slow speed. Because the water is at a slower speed, it will do deposition, it will do erosion, right? That's why
the outside channel will do erosion and deposit in the inside channel. इनसाइड जो चैनल होगा उस पर डिपोजिशन होगा, आउटसाइड चैनल पे इरोजन होगा और ये एक्सपेंड करते जाएगा, समथिंग लाइक दैट, तो एक्सपेंशन होता जाएगा होता जाएगा। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, जब रिवर ऐसे प्रोसेस आउट करती जाएगी तो ये देखो, ये रिवर ऐसे आ रही थी, जब इस तरीके से इरोजन करती गई तो ये वाला पार्ट आखिर में इससे कंबाइन हो जाएगा वापस। जैसे कि आने वाले टाइम पे हो सकता है यहाँ से इरोजन होगा और इधर भी इरोजन होगा, तो ये दोनों पार्ट आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो दिस पार्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज नोन एज ऑक्सबो लेक। तो बिकॉज ऑफ द meandering of river, we have one important feature that got formed and it is named as oxbow lake. meandering of river की वजह से हमारे पास एक important feature form होता है, उसको बोलते हैं oxbow lake। ठीक है, जैसे कवताल, ठीक है, this is a lake in Bihar, this is Asia's largest oxbow lake। ये एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक देखी जा सकती है। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी रिवर कंवर लेक को बनाती है। बट यस, दिस इज एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक एंड इवन इसीलिए बिहार के अंदर फ्लड भी काफी ज्यादा आती है, बिकॉज रिवर विल बी meandering, चेंजिंग इट्स पाथ फ्रीक्वेंटली, तो इससे तो फ्लड आनी ही है, नेचुरल सी बात है। दैट्स व्हाई बिहार में फ्लड भी ज्यादा आती है, क्योंकि बिहार से रिवर आती हैं हिमालय से। बिहार में रिवर जो आ रही है, दे आर कमिंग फ्रॉम हिमालयस, they are bringing lot of sediments, doing deposition in Bihar, and that's why flooding situation is there. So important feature is oxbow lake that got formed right here. You can see a river is coming like this and moving at this pace. तो आप देख रहे हैं ये दोनों पार्ट एक दिन कंबाइन हो जाएंगे। जब ये दोनों पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे तो दिस पार्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, वी विल बी कॉलिंग इट ऑक्सबो लेक। हम इसी को क्या बोल देंगे, ऑक्सबो लेक। So these lake formed due to the accumulation of water in the abundant meander loop. In the last stage meandering से सर्कुलर पाथ बनता है और आपकी ऑक्सबो लेक बनती है। कवरताल लेक जैसे बिहार के अंदर है, वो एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक में आती है। ठीक है, कवर लेक। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये कैसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है कि यहाँ पे देखो डिपोजिशन होगा, इधर इरोजन होगा, इधर डिपोजिशन होगा, धीरे धीरे इरोजन होता जाएगा, ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाएंगी और एक दिन स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे तो ये पार्ट सेपरेट होगा, ये ऑक्सबो लेक का है। क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए रिवर ने इरोजन किया, वी शेप वैली बनाए, यू शेप वैली बनाए, meandering किया, ऑक्सबो लेक बनाया, काफी सारे फीचर्स क्रिएट किए। बट ऑब्वियसली व्हेन रिवर इज डूइंग इरोजन, तो रिवर विल आल्सो डू डिपोजिशन। रिवर अगर इरोजन कर सकती है तो रिवर डिपोजिशन भी करेगी। एंड व्हेन रिवर इज डूइंग डिपोजिशन, व्हेन रिवर इज doing deposition, at that time first important thing will be alluvial fans and cones. Where they will be formed? But when river is just entering into the plain area at the foothill, जब अपने hills के foot पे river पहुंचती है, at that time the river will be doing deposition. When river is reaching to the foothills, it will be doing deposition, and when it is doing deposition, alluvial fan will be formed. It is a cone shape actually, so that will be formed. That's why we are calling it alluvial fans or cones. We also have the flood plain. This is a flat, gentle, sloping area that is adjacent to the river. The river is bringing sediment, doing deposition. Gradual deposition is there, and very flat plain, featureless plain. Sometimes we call it paddy plain. Featureless plain will be formed. Another important feature is natural levees. What are natural levees? Natural levees are actually the areas, like a river is going like this. Obviously, due to overflooding, river will do deposition on its bank. So when river is doing deposition over its bank, right, sediments are getting deposited on the banks of the river, we will call it natural levees. Another important thing is when river was meandering. So we know on the inner bank, river was doing deposition. On outer bank, it was doing erosion. So this deposition is known as point bar. While river is meandering, at that time the deposition on the interior side, inner side, will be named as point bar. So yes, we have natural levees.
we also have the point bar, है ना, natural levies है, point bar, right? Now when the river will reach to its mouth, गंगा रिवर का माउथ कहाँ है, जहाँ बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है. Mouth of Ganga river is where it is draining into Bay of Bengal. That is the mouth of the Ganga river. There it forms a delta, right? So these are triangular or fan-shaped feature that are formed at the mouth of the river. And you know very well, when river is reaching to the low-lying area, sea level पे पहुंच गई है river, so it is lowest at the energy, lowest energy level. Lowest energy level means river is not having capability to hold any more sediments. रिवर की अब कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो किसी और सेडिमेंट को होल्ड कर सके, तो रिवर डिपोजिशन करेगी. रिवर डिपोजिशन करेगी तो फिर सेडिमेंट वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगी. दैट इज द केस ऑफ डेल्टा. ठीक है, देयर शुड बी नो टाइड्स और पावरफुल वेव्स व्हाइल फॉर्मिंग डेल्टा, क्योंकि टाइड्स आएंगे तो जो भी सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे वो इरोड हो जाएंगे, फिर से आएंगे, फिर से इरोड हो जाएंगे, तो ये प्रोसेस चलेगा. सो देयर शुड बी नो टाइड्स एट द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. डेल्टा के टाइम पे कोई टाइड्स नहीं होनी चाहिए, राइट? अब नेक्स्ट एजेंट क्या है? ग्लेशियर. भाई जैसे रिवर इरोजन करती है, डिपोजिशन करती है, सेम वे में ग्लेशियर भी करते हैं. ग्लेशियर भी तो अबंडेंट मास होता है ना? अगर मैं ग्लेशियर की बात करूं तो ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ सरफेस 2.1% इज ग्लेशियर व्हाइल 97.2% इज इन ओशन. तो यस, ग्लेशियर तो है, और ग्लेशियर काफी बल्कि मास होता है जो एक साथ मूव करता है. ग्लेशियर इज अ बल्की मास which just moves simultaneously, अपने आप continuously move करता है, right? तो ग्लेशियर is a bulky mass. Around 91% of the glacier occupying world's total surface, that is in Antarctic region, and 8% are in the Greenland region, right? Yes, glaciers erosion करते हैं, landform development करते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप के ग्लेशियर हो सकते हैं, कॉन्टिनेंट पे हैं कॉन्टिनेंट ग्लेशियर हो सकते हैं, माउंटेनियस ग्लेशियर हो सकते हैं, व्हाटसोएवर, बट यस इरोजन तो करते हैं. अब इरोजनल फीचर्स में क्या फॉर्म होगा? एक फीचर होता है जो ग्लेशियर से डेवलप होता है, इसको कोरी सर्क CWM बोलते हैं. इट इज समथिंग लाइक कि आप ये अंडरस्टैंड करो, इफ यू हैव अ आइसक्रीम जार, ठीक है, और उसमें आपने एक स्कूप लिया और आइसक्रीम निकाल ली. ठीक है, तो आपने एक स्कूप से जब आइसक्रीम निकाली तो एक डिप्रेशन, एक गड्ढा बन गया वहां पे, उसी को बोलते हैं कोरी. यस सर, इट इज अ बाउल शेप डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय द इरोजनल एक्टिविटी ऑफ द ग्लेशियर. एक्चुअली होता क्या है, ग्लेशियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से माउंटेन के साथ अटैच होता है. जब ग्लेशियर स्लाइड डाउन करता है तो वो एक प्लकिंग कर लेता है, वहां से सेडिमेंट्स की प्लकिंग कर लेता है. इट इज समथिंग लाइक कि आप एक स्कूप आइसक्रीम का, पूरे जार में से एक स्कूप आइसक्रीम का ले लो, एक बाउल शेप डिप्रेशन बन जाएगा, वही डिप्रेशन यहां बनता है. ठीक है ना, वही डिप्रेशंस यहां पे बन जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोरी या सर्क. ठीक है, अब एक वर्ड होता है टान. ये क्या होता है? आफ्टर ग्लेशियर मेल्ट्स द वाटर विल बी फिल्ड इन दिस सर्क. भाई ऑब्वियसली ये जो सर्क है, कोरी बना था, अगर वाटर मेल्ट होगा तो ये डिप्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट होगा, एंड इट विल बिहेव लाइक अ लेक. ठीक है, दैट्स व्हाई इसको टान लेक या सर्क लेक के नाम से जानते हैं. ठीक है, सर्क लेक या फिर टान के नाम से जानते हैं. Now, if I will say you or I will ask you to take multiple scoop from that area, you will take a scoop from this side, from this side, from that side and so on. तो अगर आपने दो स्कूप लिए, एक इस साइड से ले लिया, दूसरा इस साइड से ले लिया, तो आपको नहीं लगता एक बीच में लाइनिंग नजर आएगी उसके? That line which will divide the two bowl shaped topography will be named as arc section. And if I will take it from three or multiple side, then there will be a peak named as pyramidal peak. So yes, depending on the glacier's erosion, सर्क बन सकते हैं, टांस बन सकते हैं, आर्क बन सकते हैं, या फिर pyramidal peak हो सकते हैं. Now there is one more word, hanging valley. It is something associated with the waterfalls. Like in the river, when river was moving like this and there is a harder rocks present below it, that river was unable to erode. Then the water was falling over here and waterfall was formed. On the same line, when there is a main glacier valley and from surrounding area, if there is a small glacier valleys are
adding some of the melted glacier, obviously they doesn't have the large volume, तो उनका इरोजन इतना नहीं हो पाएगा जितना डिप्रेशन यहां बनेगा, वो थोड़े से अपलिफ्टेड एरिया पे होंगे। यहां से जब आपका ग्लेशियर में कुछ मेल्टेड पार्ट ऐड होता है वो हैंगिंग वैली कहलाता है। तो इरोजनल, as erosion takes place with the movement of the largest glacier, it forms the main valley that is joined by the tributary glacier that creates tributary valley. Main valley is eroded much more, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम में मेन वैली के अंदर तो ज्यादा वॉल्यूम में ग्लेशियर जा रहा है, ज्यादा इरोजन होगा, ज्यादा डिप्रेशन होगा, फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया वाटर इसके अंदर गिरता रहेगा, उसको हम बोलेंगे हैंगिंग वैली। ठीक है। नाउ देयर इज अ वर्ड फ्योर्ड। ये वर्ड आपसे पूछा गया था इस बार के मेंस एग्जाम में, 2023 का जो मेंस एग्जाम था आपका, उसमें वर्ड आया था फ्योर्ड। एज द ग्लेशियर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द सी, it drops the load of the moraine that it carried along the sea. Let us say a glacier, it flows down from the mountain to the sea. Mountain से sea तक एक ग्लेशियर आ रहा है, ठीक है। We have a mountain, और माउंटेन से ग्लेशियर तक एक सी आ रहा है, एक सी तक ग्लेशियर आ रहा है। तो जब वो माउंटेन से डायरेक्टली ग्लेशियर तक पहुंच रहा है, it drops its load into the sea, और उसी टाइम पे फ्योर्ड बनते हैं, मोरेन्स कहलाते हैं। क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट एंड होता है तो समटाइम हम इसको एंड मोरेन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को हम फ्योर्ड भी बोलते हैं या एंड मोरेन भी बोल सकते हैं, राइट। अब डिपोजिशनल फीचर्स बनाएंगे तो एक बनता है एरेटिक्स, दैट इज बोल्डर्स और लार्ज रॉक फ्रेगमेंट्स, जो कि आपके ग्लेशियर जब मूव डाउन करता है तो बड़े बड़े पीबल्स कॉबल्स जो डिपॉजिट होते हैं उससे क्या बनता है, एरेटिक्स बनते हैं। ये काफी डिफिकल्ट होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे जमा हो जाएंगे तो एग्रीकल्चर करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड ऑब्वियसली इवन ये रिवर के साथ भी होता है। रिवर जब माउंटेन से आ रही होती है, जैसे ये प्लेन एरिया में पहुंचती है, सबसे पहले क्या डिपॉजिट करेगी, लार्ज पीबल्स एंड कॉबल्स। लार्ज पीबल्स एंड कॉबल्स विल बी डिपॉजिटेड फर्स्टली। बड़े बड़े पत्थर जो सबसे पहले डिपॉजिट होंगे तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वो भी एरेटिक्स की कैटेगरी में आते हैं या फिर ग्लेशियर से बनते हैं। मोरेन्स क्या होंगे, ये फर्टाइल प्लेन होते हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं, दैट इज ब्रोट डाउन बाय द वैली, ये फर्टाइल होते हैं। एंड स्पेसिफिकली एंड मोरेन्स, मतलब जहां पे ग्लेशियर बिल्कुल खत्म होने वाला है तो वहां पे माइन सेडिमेंट भी डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे आप याद करो सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि रिवर जब अपने माउथ में पहुंचती है तो उसकी एनर्जी जीरो होती है, लगभग ऑलमोस्ट खत्म, तो स्मॉल पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं। द सेम लाइन मोरेन्स भी फर्टाइल होते हैं। अब होता है ड्रमलीन। ड्रमलीन एक्चुअली क्या होता है, जब कोई अपोजिशन आ जाती है, मान लो ऑब्स्टेकल आ गया, कोई ग्लेशियर मूव कर रहा था, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, ऑब्स्टेकल आया तो क्या होगा, डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा और एक ओवल शेप डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन की शेप जो होगी वो एक ओवल शेप डिपोजिशन होगी, वी विल कॉल इट ड्रमलीन। ड्रमलीन्स आर द ओवल शेप्ड हिल्स दैट आर मोस्टली फाउंड इन द क्लस्टर्स। ठीक है, ड्रमलीन्स क्या होंगे, ओवल शेप्ड हिल्स होंगे जो कि मोस्टली कहां मिलती हैं, क्लस्टर्स के अंदर मिलती है। दे लुक लाइक द इन्वर्टेड बोट या स्पून, आपके घर में स्पून है उसको इन्वर्ट करके देखो तो वो क्या है, ओवल शेप बनती है, वैसा ड्रमलीन होता है। नाउ व्हाट आर स्कर्स, वो लॉन्ग नैरो साइनस रिजेस होती हैं जिनके अंदर सैंड और ग्रेवल्स होते हैं। मतलब ग्लेशियर भी जैसे आपकी रिवर मीएंडर करती है, ऑब्वियसली ऑन द सेम लाइन ग्लेशियर विल आल्सो नॉट बी मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, इट विल आल्सो डू लेटरल इरोजन। व्हेन लेटरल इरोजन इज देयर तो वो क्या होंगे, साइनस रिजेस बनेंगे इस टाइप के, यूनिफॉर्म नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके स्कर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये ग्लेशियर के वर्क होते हैं। अब जो मोरेन्स बनते हैं, जो अगर टर्मिनेशन पे बनते हैं तो उनको हम टर्मिनल मोरेन बोलते हैं, एंड मोरेन बोल सकते हैं, तो दे आर वेरी फर्टाइल एरिया एक्चुअली। नाउ देयर इज अ वन मोर फीचर नेम्ड एज आउटवॉश प्लेन। व्हाट आर आउटवॉश प्लेन, इट इज समथिंग लाइक फीचरलेस प्लेन, जो पैडी प्लेन में बोल रहा था वैसा ही। When glacier will be at its lowest energy, it will do a simplest erosion, simplest deposition, that will be featureless, no height, very uniform। इसमें हम काफी हद तक एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे पोटैटो का कल्टीवेशन हो गया। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब इस आउटवॉश प्लेन के अंदर कुछ जगह पे आइस जमा हो जाती है और वो मेल्ट करती है, क्योंकि एल्टीट्यूड अब कम हो गया, मेल्ट करेगी, तो वो लेक की फॉर्म में वाटर अक्यूमुलेट हो जाता है। वी विल कॉल इट कैटल लेक, and this cattle lake is very much useful for doing irrigation while
परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन द आउटवर्स प्लेन। आउटवर्स प्लेन में एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हुए ये कैटल लेक काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये कैटल लेक काफी इंपॉर्टेंट होती है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एजेंट फॉर डेवलपिंग लैंडफॉर्म इज विंड, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज wind do the erosion as well as deposition mostly in arid and semi-arid area. In arid or semi-arid area mostly deposition and erosion is done by the wind. So wind is the most important agent arid and semi-arid area में. I'm now not necessary कि arid और semi-arid सिर्फ hot हो, cold भी हो सकते हैं, but cold में wind erosion active नहीं होता. Why? क्योंकि वहां पे एक लेयर होती है स्नो की, फ्रीज्ड है, तो ऑब्वियसली इरोजन नहीं होगा। तो इट इज नॉट एक्टिव इन द कोल्ड डेजर्ट जहां पे परमानेंट आइस होती है, इट इज एक्टिव इन द हॉट डेजर्ट्स। अब इसके अंदर भी जैसे आपका एक स्पून आपने ले लिया, एक आपने स्कूप ले लिया था ग्लेशियर के अंदर, वैसे ही आपका एक होलो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं डिप्रेशन होलोज, डेजर्ट होलोज, डिफ्लेशन बेसिन, कुछ ऐसा। तो दीज आर द डिप्रेशंस फॉर्म्ड इन द डेजर्ट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द सैंड। Next is Inselberg. Sharply rising residual hills of the resistant rock are known as Inselberg. Inselberg क्या होंगे? कुछ ऐसे जो sharply rises क्या होंगे? Sharply rises जो आपके माउंटेन रेंजेस होंगे उनको Inselberg बोलते हैं। शेप इनकी मशरूम से मिलती है इसलिए इसको मशरूम रॉक के नाम से भी जानते हैं, मशरूम रॉक्स। देन ज्वेगन्स में होते हैं। जैसे इसकी जो टॉप है वो सर्कुलर है, ज्वेगन्स का जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट टॉप, तो वो ज्वेगन्स कहलाते हैं। यार्दांग्स क्या होते हैं? शार्प साइनस रिज और पैरेलल डिप्रेशन, जैसे ज्वेगन्स हैं लेकिन वो साइनस हो, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो के साइन वेव की फॉर्म में। वेंटिफेक्ट ये स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं जो कि इरोड हो जाते हैं एक फेज से, दो से या तीन से, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा हियर, दिस इज वेंटिफेक्ट, कि लगातार आपका इरोजन चलता गया, दो या तीन फेसेस से विंड ने लगातार इसका इरोजन किया, उसको हम वेंटिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे ही होता है आपका डेम्योसेल्स। ये रॉक पिलर्स होते हैं जिनके टॉप पे रेजिस्टेंट रॉक्स होती हैं, दैट्स व्हाई दे विल बी समवट लुकिंग लाइक दिस, कि ये इरोजन तो हो जाएगा लेकिन टॉप पे हार्ड रॉक्स है, इसलिए वो टॉप पे रॉक्स वहीं की वहीं सस्टेन रहते हैं, तो वी विल कॉल इट अ डेम्योसेल्स, राइट। तो ये जो इरोजन होता है, जो विंड से इरोजन होता है, उसको हम परफेक्टली बोलते हैं एओलियन इरोजन, की मतलब इसमें एजेंट ऑफ इरोजन इज विंड, ठीक है, एजेंट ऑफ इरोजन हियर इज विंड। ऑब्वियसली आफ्टर इरोजन विंड विल बी डूइंग डिपोजिशन, कहीं ना कहीं तो डिपोजिट करेगी, तो फिर अगेन कुछ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होगा। जैसे आपका डिपोजिशन विंड का होगा, जब भी कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो आपका विंड डिपोजिशन करेगी, तो उसको हम विंड डिपोजिशन बोलते हैं। जैसे एक होता है सैंड शैडो, ये क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, इसके इधर क्या होगा? सैंड डिपॉजिट होता जाएगा, उधर की तरफ कुछ डिपॉजिट नहीं होगा, तो सैंड शैडो कहलाता है एक्चुअली, ठीक है। और सैंड ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि दो ऑब्स्ट्रक्शन है, उनके बीच में अगर डिपोजिशन होता है तो ड्रिफ्ट कहलाता है। विंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की अगर बात करेंगे तो एक तो रिपल मार्क्स हो सकते हैं, जैसे आप यहां देख सकते हो, ये कुछ इस टाइप के रिपल मार्क्स देखने को मिलेंगे। हमारी स्किन के ऊपर भी कई बार मार्क्स हो जाते हैं, उनको भी रिपल मार्क्स ही बोलते हैं। सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। सैंड ड्यून्स एक आपका इन्वर्टेड बोट टाइप स्ट्रक्चर ही होता है, काफी ज्यादा अमाउंट में सैंड एक ही प्लेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। शेप के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप के सैंड ड्यून्स हो सकते हैं। ट्रांसवर्स सैंड ड्यून, ट्रांसवर्स का मतलब अगर विंड डायरेक्शन इधर है तो सैंड ड्यून ऐसे बनेगा, परपेंडिकुलर। अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स है तो वो सेम फॉर्म्ड इन द विंड डायरेक्शन, ठीक है। स्टार ड्यून्स होंगे तो जब काफी फ्रीक्वेंट आपकी विंड डायरेक्शन चेंज होती है तो स्टार ड्यून्स बनते हैं, जिसमें एक टिप होगा और सभी जगह पे सैंड ड्यून बनेगा, राइट। तो बर्चन्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, ये सब यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। एक पैराबोलिक ड्यून होते हैं, जो कि आपने शायद बचपन में पैराबोला पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, उस शेप का होगा तो पैराबोलिक सैंड ड्यून कहलाएगा। नेबिका जो होता है, दे आर सैंड ड्यून्स फॉर्म ड्यू टू द ऑब्स्टेकल ऑफ श्रब्स। छोटी छोटी झाड़ियां होती है ना, वो अगर ऑब्स्टेकल की तरह काम करे और फिर सैंड ड्यून्स बनते हैं तो उनको हम नेबखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आता है कास्ट टोपोग्राफी का सवाल। कास्ट टोपोग्राफी एक ऐसी टोपोग्राफी होती है जिसमें लाइमस्टोन का डोमिनेंस होता है। लाइमस्टोन एज ए मटेरियल काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इसमें,
दैट्स व्हाई हम इसको कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। लाइमस्टोन, डोलेमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सॉल्ट ज्यादा होता है इसमें। एक्चुअली यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक रीजन के अंदर ये सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, तो वहीं से नाम आया था कास्ट रीजन से कास्ट टोपोग्राफी। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है आपका? बहुत सारे हिमालयाज के कुमाऊं रीजन में, एप्लांचियन माउंटेन रेंजेस में, मैसिफ रीजन ऑफ फ्रांस में, बहुत सारी जगह देखने को मिल जाता है। तो जो आपका लाइमस्टोन टोपोग्राफी होती है उसमें ग्राउंड वाटर का बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, जिससे टेरा रोसा बनता है। टेरा रोसा ऐसे एरिया जिनमें रेड क्ले सॉइल होती है, वो आपके ग्राउंड को वेदर करती है, तो आपके टेरा रोसा कहलाता है। ऐसे ही आपके लैपीज होते हैं। लैपीज का मतलब छोटे छोटे रिजेस बने होते हैं, जैसे आपने अपने घरों में भी देखे होंगे। अगर आपके घर में कच्चा आंगन है, तो वहां से अगर रिवर वाटर जा रहा हो, मतलब बारिश का भी पानी जाता, छोटी छोटी रिजेस बन जाती हैं, उनको कैरेंस या लैपीज बोलते हैं। एक शैलो होल या सिंक होल होता है। ये क्या होता है? ये शोशर शेप फनल होती है। यहाँ देखो, जैसे आपका पानी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इरोजन इतना ज्यादा हो गया कि पानी इसी के अंदर नीचे चला जाता है। इसको सिंक होल या आपका क्या बोलते हैं? शैलो होल्स बोलते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे पानी लगातार नीचे शिप कर रहा होता है। इवन ये सीपेज वाटर जो है नीचे से जाना शुरू हो जाता है, इसलिए ये जो आपकी वैली बनती है इसको हम ब्लाइंड वैली बोलते हैं, जहां से पानी जा रहा होता है। राइट? ब्लाइंड वैली। दो लाइंस होते हैं। जब आपके जो सिंक होल्स हैं वो काफी बड़े हो जाएं साइज में, तो उनको डोलाइंस कहते हैं। सॉल्यूशन पेन क्या होगा? शैलो डोलाइंस कवरिंग लार्ज एरिया विल बी नेम्ड एज सॉल्यूशन पेन। जब डोलाइंस बहुत डीप ना हो के शैलो हो, काफी बड़े एरिया को कवर कर दें, तो उसको सॉल्यूशन पेन बोलते हैं। कास्ट विंडो क्या होती है? जब आपका अपर सरफेस सिंक होल का कोलैप्स हो जाए, तो फिर वो कास्ट विंडो कहलाता है। काफी सारे सिंक होल कंबाइन होंगे तो वालास कहलाएंगे। पोल्स क्या होगा? लार्ज डिप्रेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय द सेवरल वालस, तो आपका पोल्स कहलाएगा। ब्लाइंड वैली में पहले ही बता चुका हूं कि यहां से आपका सिंक होल से जब पानी नीचे बॉटम टोपोग्राफी में मूव करना स्टार्ट कर देता है, जो विजिबल नहीं होता अर्थ सरफेस से, तो वी विल कॉल इट ब्लाइंड वैली। ठीक है? तो अलग अलग फीचर फॉर्म होते हैं। तो ये आपका कास्ट विंडो होती है, देखो ऐसा कुछ। ठीक है? ये ब्लाइंड वैली है, क्योंकि ये दिखेगी नहीं। अब यहां से पानी जाएगा, इट इज नॉट विजिबल, है ना? अब होगा क्या, आपने काफी बार कुछ केव्स के अंदर मूवीज में देखा हो एटलीस्ट, कि इस टाइप के काफी कोनिकल स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं। कुछ कोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो इस केव की रूफ सीलिंग से कनेक्ट होते हैं। कुछ कोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो इसके ग्राउंड से कनेक्ट होते हैं। जब ये सीलिंग से कनेक्ट होंगे तो वी विल कॉल इट स्टैलेसाइट्स, और जब ये ग्राउंड से कनेक्ट होंगे वी विल कॉल इट स्टैलेग्माइट। अब एक टाइम तो ऐसा भी आएगा, जब ये ग्रो करते रहेंगे, जब ग्राउंड से जो पिलर है वो आपकी सीलिंग के पिलर को कनेक्ट कर लेगा, वी विल कॉल इट कॉलम। तो स्टैलेसाइट सी वर्ड यहाँ पे है, तो ये सीलिंग से कनेक्ट होंगे। जी वर्ड यहाँ पे है, तो ये ग्राउंड से डेवलप होंगे। जब ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो कॉलम कहलाएंगे। ये डिपोजिशनल फीचर होता है। ऐसी आपकी सी वेव्स होती हैं, वो भी आपका एक्शन करती हैं और कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म्स की डेवलपमेंट करती हैं। बट हाँ, सी वेव्स काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं और लगातार आपकी मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करती रहती है, इसलिए इसमें इरोजनल एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। इसमें सबसे पहले तो खाई क्रिएट होता है। ये नैरो डीप इंडेंट होता है। भाई लगातार अगर आपके सी वेव्स आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो आपका एक डेंट क्रिएट हो जाएगा सी फेसिंग साइड पे। उसको हम क्या बोलते हैं? चास्म बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये खाई बढ़ती जाए, इसका साइज इंक्रीज हो जाए, तो हम इसको बे बोलेंगे। जैसे बे ऑफ बंगाल देखिए, काफी बड़ा डिप्रेशन ही तो है, और क्या है? तो वेव एक्शन वीएस अवे द सॉफ्ट रॉक्स फॉर्मिंग अ लार्ज इंडेंट, उन्हीं को हम बे बोलते हैं। अब एक आता वर्ड कैप्स। ये क्या होते हैं? हार्ड रॉक विच आर लेफ्ट प्रोजेक्ट एज ए कैप्स ऑफ इन सी वाटर। कि जब आपका इंडेंट बनता है ना, तो आउटसाइड पे जो हार्ड रॉक्स बच जाते हैं उसको हम कैप्स बोलते हैं। ठीक है? सी क्लिफ क्या होता है? स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव द सी वाटर। ठीक है ना? वर्टिकल अबव द सी वाटर, ये जो आपका प्लेटफॉर्म होता है उसको सी क्लिफ बोलते हैं। राइट? A steep rocky coast rising almost vertically above the sea water. सी वाटर से वर्टिकली काफी ऊपर जो आपका सरफेस देखने को मिलता है उसको हम सी क्लिफ बोलते हैं। राइट? वेव कट प्लेटफॉर्म, ये वो प्लेटफॉर्म होता है जो काफी फ्लैट हो चुका होता है, जो कि फीचरलेस होता है ऑलमोस्ट, उसको वेव कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। व्हेन सी वेव्स स्ट्राइक अ क्लिफ कॉन्टिन्यूअसली, ग्रेजुअली ये रिट्रीट करता जाएगा टाइम के साथ में और एक वेव कट प्लेटफॉर्म बना देगा।
अब कुछ सी केव्स भी फॉर्म होती हैं। सी केव्स फॉर्म होती हैं क्लिफ के बेसिस के ऊपर ही। एक बहुत बड़ा होल जो है वो क्रिएट हो जाता है। कई बार दोनों साइड से ये होल क्रिएट होता है और ये होल एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपकी केव्स बन जाती हैं। अब ये केव्स अगर एनलार्ज होती जाएंगी तो ऑब्वियसली एक आर्क बन जाएगा, ऐसा कुछ। अब ये आर्क का अगर ये पार्ट कोलैप्स हो जाए तो फिर क्या बनेंगे? स्टैक्स बनेंगे। ठीक है, आर्क का अगर ये ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो जाए तो फिर स्टैक्स, पीलर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा। और वो अगर पीलर धीरे धीरे छोटे हो जाए तो वो स्टम्प्स कहलाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जैसे यहाँ पे केव जो बनी है कि पानी जाता है, केव्स बनती हैं, तो सम टाइम होता क्या है, जब अपर सरफेस से पानी प्रेशर से बाहर आना शुरू हो जाता है, और क्योंकि इस अपर सरफेस में जब यहां से पानी बाहर जा रहा होता है तब तक एयर फिलअप हो जाती है, फिर वाटर अंदर जाता है तो ये एयर प्रेशर से बाहर आती है, तो ये बहुत ही थ्रिलिंग नॉइज देता है। विशल ब्लोइंग जैसे होती है, सीटी मारते हैं हम, वैसी नॉइज यहां से आती है, इसको हम ब्लो होल्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एयर होती है, एयर प्रेशर से बाहर निकलती है, फिर वेव्स वापस जाती है, फिर एयर आ जाती है, फिर से प्रेशर से बाहर निकलती है, पानी भी यहां से प्रेशर से बाहर निकलता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लो होल्स। अब डिपोजिशन भी होगा भाई वेव्स का, तो सबसे पहले तो बीच बनते हैं। बीच आपको पता ही है, हम जहां घूमने जाते हैं बीच पे ही जाते हैं घूमने। ठीक है ना, तो क्या होगा, बहुत ही फ्लैट एरिया होगा, सेडिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो डिपॉजिट हो जाएंगे और बीच कहलाएंगे। एक स्पीट या बार होता है। स्पीट या बार क्या होगा, एक लो लाइंग रीज होती है सैंड की या पीबल्स कॉबल्स की, जिसका एक एंड जो है वो किसी न किसी लैंडमास से कनेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए ये डिपोजिशन हुआ है, जिसका एक एंड लैंडमास से कनेक्ट है, तो इसको बैरियर स्पीट या स्पीट बोलते हैं। अगर ये स्ट्रेट है तो ये स्पीट है, और अगर ये बैंड हो जाता है तो इसको हम हुक बोलते हैं। और ये अगर कंप्लीटली इस एरिया को ब्लॉक कर दे तो हम इसको बैरियर के नाम से जानेंगे। ठीक है, कंप्लीटली अगर ये इस एरिया को ब्लॉक कर दे तो हम इसको बैरियर के नाम से जानेंगे। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको टोम्बोलोस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, व्हेन ए बार एक्सटेंड एंड जॉइन एन आइलैंड टू द मेनलैंड। ठीक है, एक आइलैंड को अगर, यहां देखिए, एक आइलैंड को अगर एक बार मेनलैंड से कनेक्ट करे तो उसको हम टोम्बोलोस के नाम से जानते हैं। स्ट्रेट याद कर पा रहे हो आप, स्ट्रेट कि दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाला नैरो चैनल, तो टोम्बोलोस उसी का कुछ ऑपोजिट है, बस लैंड मास है कि एक आइलैंड को मेनलैंड से कनेक्ट करने के लिए एक लैंड मास होगा, टोम्बोलोस कहलाएगा। और सम टाइम क्या होता है, जैसे इस टाइप के सेडिमेंट जब डिपॉजिट होते हैं तो ये जो पानी है ये अलग से एक लेक की फॉर्म ले लेता है। इस लेक की फॉर्म को हम लेगून के नाम से जानते हैं। तो ये इसके डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं। दिस इज समवट वी हैड कवर्ड द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये हमारे जियोमॉर्फोलॉजी के काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए हैं, और मैं मानता हूं कि अगर आप इनको अच्छे ढंग से कवर करते हो तो आपके जियोमॉर्फोलॉजी के काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कपिल भारद्वाज फॉर यू, ठीक है, ये चैनल होगा टेलीग्राम चैनल, इस पे इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। आने वाले जो सेशन होंगे उनकी भी पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कि मैराथन आपके प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और मैराथन की नीड है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली कवर दैट। बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय।